तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर आसमान को देखते हुए बोल रहा होता है, वाह क्या खूबसूरत दिन है। और इसी बात के साथ पनौती लग जाती है। उसका हो जाता है एक्सीडेंट और ये माइकल जैक्सन स्टाइल में गिरते हुए उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, ब्रदर क्या हुआ? ब्रदर तुम ठीक तो हो? तभी हमें गाड़ी चलाने वाले की शक्ल दिखाई जाती है। कुछ तो लोचा है रे बाबा शक्ल में, कुछ सफ़ेद सी और कुछ लाल सी शक्ल दिखाई जा रही है। और उसका बदल धम आता है, सीधा रोड पे गिरता है। और वो देखता है आँखें खोल के, पूरा खूनम-खून हो चुका है मुँह उसका। वो बोलता है, नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं अभी तो नहीं मर सकता। फ़ोन से आवाज़ आ रही होती है, ब्रदर। उसके मन में आखिरी पलों में जो ख़्याल चलते हैं वो चलने लगते हैं। कैसे मेरी बहन को एक ब्लैक डिज़ीज़ नाम की बीमारी है। मैंने उसके लिए काफ़ी मिलियन पैसों का लोन लिया है। वैसे ये चाइनीज़ माँगा है तो शायद येन का लोन लिया है, पर हम पैसे माँगेंगे मानेंगे, हमारे बाप की मर्ज़ी है। कैसे मैंने कई मिलियन का लोन लिया है ताकि चिप इम्प्लांट कराया जा सके और वो पहले जैसे ठीक हो सके। वो बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए कि मैं मर नहीं सकता, जाता है फ़ोन के पास, लेकिन तब तक भी फ़ोन कट जाता है। वो अपने फ़ोन को टच करता है और ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये कौन-सा ऐप है? उसका टच होता है हाथ एक उस अजीब से ऐप से टच होने के बाद ही मैसेज आता है, बधाई हो, आप सिस्टम के साथ बॉन्ड हो चुके हैं। ये एक रेफ्यूजी सिस्टम है। तब तक उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, उसकी आँखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि उसके सर के नीचे 2 बड़े-बड़े पैर हैं। तुम क्या सोच रहे थे? सोच ही गंदी है तुम्हारी, बिल्कुल मेरी तरह। सोच-सोच के जो सोचे उसकी सोच गंदी, हमारी तो नहीं है। वो सर को घुमाता है और ऊपर की तरफ देखता है और मुँह से निकलता है ब्यूटीफुल, मेरे भी मुँह से ब्यूटीफुल, पर मन में बोलता है, असली में नहीं। उसे दिखाया जाता है कि वो लड़की फ़ोन पे बात कर रही होती है कि डॉक्टर ये पूरा ब्लड में कवर है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। पर ये डॉक्टर से क्यों बात कर रही है? चलो कोई बात नहीं। वो देखती है, अरे तुम उठ गए? तुम रोड साइड पड़े हुए थे, खून से भीगे हुए, लगता है तुम्हारा कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है। तभी वो लड़का देखता है, और क्या बात है भाई की गाल लाल हो गए, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है भाई। बोलता है खाँसते हुए, थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम लिन है और मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता हूँ। मेरा नंबर 9527 है। अभी वो लड़की सुनती है, बोलती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी उसी कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों सेम ही कंपनी में काम करते हैं। मेरा नाम काइल है। डोंट वरी, कोई बात नहीं। लिन 9527, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर आती होगी। तभी उस लड़के के मन के ख्याल, एक्सीडेंट हुआ है, जान हाथ में है, पर मन में ख्याल तो चलना ही है। अरे ये तो वही है ना, फॉक्स कंपनी की हेडक्वार्टर में ग्रुप की चेयरमैन। फिर मन में शैतानी ख्याल, सो ब्यूटीफुल। उसी वक्त वो आसपास देखता है और बोलता है, अरे नहीं, मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। किसी तरह रेंगते हुए जा रहा होता है और लड़की बोलती है, डोंट मूव, अभी तुम ठीक नहीं हो। पर वो रेंगते-रेंगते धीरे-धीरे जा रहा होता है और आखिरकार अपने फ़ोन तक पहुँच जाता है और फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें कुछ अजीब-सा ही बना होता है। वहाँ लिखा होता है, लाइफ़ 9%, 3 मिनट में तुम निकल लोगे ऊपर और 13वीं पे हम खाना खाने आएँगे। पीछे की तरफ हम देख सकते हैं, लड़की फ़ोन पे बात कर रही होती है। लड़की नहीं, फॉक्स। फॉक्स फ़ोन पे बात कर रही होती है और बोलती है, ये एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? कितनी देर हो चुकी है? इधर हमारा एमसी अचानक से सोचता है, ये आवाज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये क्या है? ये सिस्टम है। सिस्टम बोल रहा होता है, 2 मिनट में तुम टपक जाओगे, ऊपर भगवान को प्यारे हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ़ 50 सेकंड है, वरना हमें कोई और यूज़र ढूँढना होगा। आस-पास एनर्जी की तलाश करो। एनर्जी? वो बोल हमारा एमसी बोलता है, एनर्जी? वो घिसटते-घिसटते रेंगते हुए कार की तरफ जाता है
और यहाँ हमारी फॉक्स बात कर रही होती है, क्या पूरे शहर में ब्लास्ट हो रहे हैं। तब तक वो कार पर पहुंच जाता है और कार को छूता है और उसकी सारी ताकत अपने अंदर सोख लेता है। जब हमारी फॉक्स पीछे की तरफ घूम कर देखती है तो वहाँ पर बस एक जलने का निशान होता है और वो बोलती है कि वो आदमी कहाँ गया। और तब तक हमारा एमसी, वाह क्या स्टाइल है, देख रहे हो क्या शक्ल बनाया है, देखने भाग जाता है और कहता है, भागो, मेरे पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं हैं। सक्सेसफुली आखिरकार एस्केप कर गया। क्या कंजूसी है भाइयों, इतना कंजूस तो मैं भी नहीं हूँ। मैं भी अपने दोस्तों को पार्टी के नाम पे कम से कम समोसे तो खिला ही देता हूँ। हमारा एमसी वहाँ से निकलते हुए सोचता है, अरे क्या मैंने उस कार की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया? कहीं मैं बिजली मानव, क्या मक्कड़ मानव हो सकता है तो बिजली मानव क्यों नहीं? मैं कहीं बिजली मानव तो नहीं बन गया? अरे वो सारी बिजली तो मेरे फ़ोन में पॉइंट के बदले एक्सचेंज हो गई है। ये फ़ोन मैंने तो सेकंड हैंड खरीदा था, वो भी एक बूढ़े बाबा से सस्ते दाम पर। उनकी लुंगी भी छीन के भाग गया था। नहीं, नहीं, मुझे अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे पैसे बचाने हैं ताकि मेरी बहन का ऑपरेशन हो सके। उसका टुनटुना बजता है, फ़ोन बजता है और उस फ़ोन से आवाज़ आती है बहुत तेज़, बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। तब वो बोलता है, अरे नहीं, नहीं, मुझे दोपहर में अपनी बहन के पास जाना है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी वो लड़की गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हारी वो भूतिया बहन दोबारा, तुमने उस अपनी बहन के इलाज के लिए पहले ही कई मिलियन डॉलर्स का लोन ले लिया और तुम मुझे एक क्रोकोडाइल कंपनी का बैग भी नहीं दिला सकते। चलो ये सब खत्म करते हैं, लेट्स ब्रेक अप लूजर। तब वो बोलता है, अरे नहीं, नहीं, मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो, मुझे एक सिस्टम मिला है। सिस्टम? ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो लूजर। फ़ोन काट देती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ, वो शायद सही कह रही थी कि मैं एक लूज़र ही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा पैसों का लोन ले लिया है, कई मिलियन, ताकि बस मैं अपनी बहन को एक बार चलते हुए, हँसते हुए देख सकूँ। लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत बड़े डेब्ट में आ गया हूँ और मुझे नहीं लगता इससे, डिलीवरी जॉब से, मैं उस पैसे को पूरी ज़िंदगी में भी कभी चुका पाऊँगा। पर अब मेरे पास सिस्टम है, तो मैं एक दिन ज़रूर इन सारे पैसों को चुका ही दूँगा। भाई सिस्टम है, पैसे देने की मशीन थोड़ी है। तभी दोबारा उसका टुनटुना बजता है, टुनूनू, टुनूनूनू, और फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही उसकी बहन बोल रही रहती है, ब्रदर, ब्रदर मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। वो बोलता है, शियायू, क्या हुआ? हेलो सियायू। तभी उसकी बहन बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, वो बहुत ही अजीब हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं। एमसी बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम वहाँ पर कहीं छुप जाओ और मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। तब तक वो फ़ोन भी कट जाता है और वो बोलता है, अरे नहीं, मैं कितना अनलकी हूँ, मुझे पता है। मेरा स्कूटर भी टूट गया है, मैं कैसे जाऊँगा? तभी उसे याद आता है, अरे मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, मेरे पास तो सिस्टम भी है। लक तो मेरे पैरों के नीचे आता है। उसके बाद वो सिस्टम खोलता है और देखता है, यू हैव नो पॉइंट्स। क्या बात है, लक गया भाड़ में। वो देखता है कि पॉइंट के लिए 500 मीटर दूर कोई चीज़ है जिससे वो पॉइंट ले सकता है। हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है और उस चीज़ की तरफ जाता है। तभी हमारा सीन जंगल में खड़ी एक कार के ऊपर जाता है। कहीं ये पीके मूवी की शूटिंग तो नहीं हो रही है? नहीं, इस कार में 2 लोग बैठे होते हैं। लड़की एक आदमी का हाथ मारते हुए कह रही होती है, ब्रदर, आखिरकार बहुत लंबे समय बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। तभी वो लड़का भी हँसते हुए कह रहा होता है, हाँ, तुम्हें गरीब लड़कों के साथ बात नहीं करना चाहिए। और वो लड़की बोलती हँसते हुए, हाँ ब्रदर, तुम मुझे ये चिप बाय करने में मदद करोगे ना?
तभी हमारे उसके सर पे दिखाया जाता है एक नैनोन चिप जो उसके सर में लगी होती है और वो बोल रहा होता है, हाँ, इस चिप के साथ ये दुनिया बहुत बदल गई है। सभी अमीर लोगों की पहचान ये चिप हो गई है। कोई मिडिल क्लास आदमी अगर अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई भी लगा दे, तो भी वो ये चिप नहीं खरीद सकता। तब हम देखते हैं उस चिप लगाए हुए आदमी के नज़रिए से कि दुनिया उसे कैसे दिखाई देती है। सारी इन्फॉर्मेशन उसे पता चल जाती है सब लोगों के बारे में। तब वो बोलता है, ही ही ही, अगर तुम्हें भी ये चिप चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, अच्छे से सर्व करना होगा। और वो बोलती है, ब्रदर, हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तभी उसे कुछ ऊपर से आवाज़ आती है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो कहता है, ये क्या है? और सामने अचानक से एक आदमी की काली परछाई नीचे आती है और वो डर के चिल्लाता है, ये क्या है? भूत बचाओ! क्या? ये हमारा एमसी है जो उस कार की सारी इलेक्ट्रिसिटी को पॉइंट में चेंज करा के वहाँ से बाइक पे बैठ के निकल जाता है और उस पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपके 300 पॉइंट्स के साथ इसकी स्पीड 30% से बढ़ जाएगी और इसकी अपीयरेंस ही चेंज नहीं हुई है, बल्कि इसकी स्पीड भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो बोलता है, ये कैसी अजीब सी डरावनी आवाज़ है, ये काफ़ी ईविल है, लग रही है। उसे क्या पता ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की ही आवाज़ है। आगे जाते हुए वो बोलता है कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ये एक ई बाइक बन गई है। ई बाइक, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, महाज्ञानी हो, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर वो सोचता है, वाह, लगता है मेरे पास एक ग्रेट एबिलिटी आ गई है, एक ग्रेट सिस्टम। फिर वो बोलता है कि बहन, वहीं रुको, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। 1 घंटे बाद दिखाया जाता है कि वो आखिरकार हॉस्पिटल पहुँच ही जाता है। क्या फ़ायदा इतनी तेज़ बाइक का, 1 घंटा तो फिर भी लग गया आने में। क्या बात है! हॉस्पिटल का मंज़र, हर तरफ खून ही खून, टूटी हुई खिड़की, सब कुछ तबाह। और पहुँचते ही बोलता है, ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ है? आस-पास देखते हुए बोलता है, अरे! यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? लगता है भाई की पर्सनल जान-पहचान है। वो बोलता है, क्या यहाँ पे कोई अटैक हुआ है? अरे छोड़ो, इन सब चीज़ों को जाने दो। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ जाता है और बोलता है, मुझे अपनी बहन को पहले ढूंढता होगा। फिर वो आसपास चिल्लाते हुए बोलता है, सिस्टर। और वो आसपास देखता है और कहता है, इतना सारा ब्लड, यहाँ पे तो हर जगह ब्लड ही ब्लड है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ब्लड ना हो। व्हाट्स गोइंग ऑन? यहाँ क्या हुआ था? यहाँ चल क्या रहा है? तभी हमें वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ दिखाया जाता है। उसके पास जाकर वो बोलता है, सर, क्या आप ठीक हैं? वो आदमी बोल रहा होता है, मेरा कुत्ता कहाँ है? मेरा डॉग कहाँ है? मेरा डॉग, वेयर इज़ माई डॉग? हमारा मेन कैरेक्टर उसकी शक्ल को देखता है, बड़ा ही कमाल का, वाह, बेमिसाल शक्ल। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा कुत्ता कहाँ है? और उसके हाथों में ही उसका कुत्ता बेचारा मरा हुआ पड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन की तरफ, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ कस के आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर है, इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा। वो साइड में कूद जाता है और बच जाता है। तब तक उसकी नज़र कुछ सुंदर सुंदर पैरों पे जाती है। वो कोई ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, डॉक्टर, डॉक्टर, आप ठीक तो हैं? ये देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है? तब तक डॉक्टर की जीभ उसके हाथों पर आ जाती है और वो देखता है, ये क्या हुआ? फिर ऊपर की तरफ सर उठाते हुए धीरे देखता है उनकी शक्ल और देखकर, ओय अम्मा, डर के मारे चिल्लाता है, कहता है, डॉक्टर! कहता है, यहाँ मत आओ डॉक्टर, यहाँ मत आओ। आसपास देखता है तो वाह, क्या ज़ॉम्बी हैं, क्या भीड़ है इनकी। वो सब लोग इसके पास ही आ रहे होते हैं। वो डर के मारे कहता है, ये कितने सारे लोग हैं? आसपास देखते हुए वो देखता है, अरे ये रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जल्दी से रूम के अंदर भाग जाता है और कहता है, ये सब ख़त्म, आज मैं मरने वाला हूँ, आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। ये एक मॉनिटरिंग रूम होता है। यहाँ पे सीसीटीवी में वो देखता है, ये लड़की ध्यान से देखता है तो वो उसकी बहन होती है। और साइड में ही सिस्टम का मैसेज आता है, वार्निंग, दिस गर्ल हैज़ ऑलरेडी म्यूटेड। अब क्या होगा?
क्या उसकी बहन भी एक ज़ॉम्बी में बन गई है? अब क्या मेन कैरेक्टर उसे बचा पाएगा या अपने ही हाथों से उसे मार देगा? वीडियो की शुरुआत में हमें इस युग के बारे में बताया जाता है। इस युग को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही सबसे महान है। टेक्नोलॉजी की ही सब लोग पूजा करते हैं। सभी देशों की सरकारों ने मिलकर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ हम मानवों ने भी बहुत तेज़ी से विकास किया। अपने आप को एक अलग ही स्तर पर पहुँचा दिया। जैसे तुम्हारे एक्स के 2 चेहरे होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी के भी 2 चेहरे निकले। मानव शरीर में अधिक जीन म्यूटेशन करने के कारण एक नई तरह की बीमारी फैलने लगी, जिसे ब्लैक डेथ वायरस नाम दिया गया। इस वायरस के कारण इंसानों का शरीर पूरी तरह से सख्त होने लगा। भाई शरीर बोला है, क्या पता वो भी सख्त हो जाता हो। उनके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड ब्लैक होने लगा, काला, बिल्कुल तुम्हारे भविष्य की तरह। अभी तक मेडिकल साइंस द्वारा इसका कोई भी इलाज नहीं खोजा जा सका है, पर नैनोचिप के द्वारा हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, कैसे एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, पर उसकी एक बहन बच गई। अब वो और उसकी बहन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को ढूँढते हुए आ जाता है और अपनी बहन से पूछता है, "निंग, तुम आज इतनी शांत क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? अपने बड़े भाई को इस बारे में बताओ।" निंग अपने भाई की तरफ देखते हुए कहती है, "ब्रदर, मुझे पता है मेरी इलनेस को ठीक करने के लिए तुमने कई मिलियन का लोन लिया है।" हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को देखता है और कहता है, "बस इतनी सी बात, मैं कुछ डिलीवरी करूँगा और ये लोन ख़त्म हो जाएगा।" हमारी निन इन सब बातों को सुनने के बाद कहती है, "भाई मुझे पता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसे सिर्फ़ नैनोचिप के द्वारा रोका जा सकता है। भाई बस तुमने मेरे लिए अपना स्कूल छोड़ दिया, अपने सभी सपनों को छोड़ दिया और एक फूड डिलीवरी जॉब करने लगे। भाई तुम्हें पता है मैं यहाँ अपने आप को मारने आई थी, पर अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे तो मैं अपने आप को कैसे मार पाऊँगी?" हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को देखते हुए कहता है, "अरे पगली, तुम ही तो बस मेरी एक फैमिली हो इस पूरी दुनिया में, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ?" तभी हमारी निंग कहती है, "बड़े भाई, तुम मेरे साथ हमेशा इतना प्यार से बात क्यों करते हो?" तभी हमारा सीन चेंज होता है और सीन प्रेज़ेंट में आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तेज़ी से चिल्लाता है, "निंग!" तभी उसे आता है, "अरे नहीं, 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 मैं हिल नहीं सकता, वो लोग जल्दी ही अंदर आ जाएँगे।" तभी उसे याद आता है, ये लोग तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे मैंने मूवीज़ में देखा है, ज़ॉम्बीज़। तभी टिंग करके नोटिफ़िकेशन आती है, "बधाई हो, आपने मिशन ट्रिगर्ड किया है।" तभी वो सोचता है, "अरे सिस्टम! हाँ, मेरे पास तो सिस्टम है, मैं तो आराम से इन ज़ॉम्बीज़ से बच जाऊँगा।" सिस्टम बोलता है, "अजी घंटा, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, तुम यहाँ पर छुपे रहो और 95% चांस है तुम ज़िंदा बच जाओगे, पर 2 दिन बाद भूख से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन, अपनी बहन को बचाओ, पर इसमें सिर्फ़ 5% चांस है कि तुम ज़िंदा बचोगे और जो मिशन पूरा हो गया तो तुम्हें 1000 बोनस पॉइंट रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएँगे।" तभी एक वार्निंग भी नीचे लिखी हुई आती है कि जल्दी करो, तुम्हारी बहन के फेफड़े टमाटर की तरह फूल रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम पे चिल्लाता है, "क्या? ये किस तरह की चॉइसेस हैं?" तभी वो सिस्टम में देखता है, अरे बेसमेंट जाने का मैप भी है। वो मैप पे क्लिक करता है और देखता है कि यहाँ से 50 मीटर दूर लॉन्ड्री रूम से होकर जाने का रास्ता है। तभी वो सिस्टम पे तेज़ी से चिल्लाता है, "सिस्टम, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें नया होस्ट चाहिए क्या? चाहते हो मैं बाहर जाऊँ और वो ज़ॉम्बीज़ मुझे खा लें?" तभी वो अपने आस-पास देखता है और वहाँ पे एक झाड़ू पाता है। झाड़ू को जल्दी से तोड़ता है और दीवार दरवाजे से लगा देता है और जल्दी से एक टेबल को भी दरवाजे से लगा देता है। आस-पास देखता है, क्या-क्या है मेरे पास? सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है और फिर कहता है, "अरे हाँ, मेरे पास तो ट्रांसफ़ॉर्म की एबिलिटी है।" वो जल्दी से सभी चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म करने लगता है। तभी अचानक से ही पीछे हॉट डॉक्टर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है और अचानक से लिन पर अटैक कर देती हैं और लिन पीछे की तरफ मुड़ता है और अपना स्पीयर सीधा उनके सर पे मारता है और अचानक से उसमें से आग निकलती है और धूम! हमारे हॉट डॉक्टर का काम खत्म। यहाँ काम तमाम हो गया। तभी हमारा सिस्टम स्पीयर के बारे में बताता है। ये एक ड्रंक स्पीयर है। इसे हम ड्रंक फ्लेमिंग स्पेयर कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर के कारण किसी भी चीज़ को मक्खन की तरह काट देता है। हमारा लिन ये देखते हुए कहता है, यस! आखिरकार, आखिरकार मैंने ये कर दिया। तभी हमारा सिन के हाथों पे शिफ्ट होता है और सिस्टम बताता है कि 100 पॉइंट्स काट लिए गए हैं और इसके बदले ये आर्म प्रोटेक्शन बनाया गया है
और 100 पॉइंट्स काट लिए गए हैं और उसके बदले फ्लेम स्पीयर को बनाया गया है, जिसे ड्रंकन फ्लेम स्पीयर नाम दिया गया। हमारा एमसी दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग अभी तक यहीं पर अटके हुए हो, तो मुझे ब्लेम मत करना रूथलेस होने के लिए। और वो सब पे अटैक कर देता है और सबके सर में स्पीयर मारता है और सबको जलाकर राख कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मर जाओ तुम सब लोग, मर जाओ, मर जाओ। तभी वो सबको मारकर बाहर आता है और उल्टी पे उल्टी करता है और कहता है, फाइनली, आखिरकार मैंने इन सबको मार दिया। फिर वो सोचते हुए कहता है, क्या मैंने इंसानों को तो नहीं मार दिया? फिर वो कहता है, नहीं, नहीं, ये अब इंसान कहलाने लायक नहीं रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बहन को ढूँढने जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को बचा कर रहूँगा। और 2 मिनट बाद वो लॉन्ड्री रूम के सामने पहुँचता है और देखता है, सिस्टम, तुम चाहते हो मैं इस गंदे लॉन्ड्री रूम से जाऊँ? सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम्हारी मर्ज़ी, जाना है तो जाओ वरना रहने दो। तभी वो कहता है, छोड़ो, अभी बस मुझे अपनी बहन को बचाने पे ध्यान देना है, इस सिस्टम को तो मैं बाद में देख लूँगा। वो जैसे ही लॉन्ड्री पे चढ़ता है, उसका पैर स्लिप होता है और वो अचानक से नीचे गिरता है, धम! तो चिल्लाता है, आह! और वो फिर सामने की तरफ देखता है कि कुछ आर्मी वाले उसकी बहन को उठा कर ले आते होते हैं। तभी वो बोलता है, निंग। हमारा सीन कुछ टाइम पहले दिखाया जाता है, जब डेथ स्क्वाड नाम की एक टीम हॉस्पिटल में घुसती है और ज़ॉम्बी को पकड़ लेती है। तभी उसका सोल्जर कह रहा होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा, हमने लेजेंडरी ज़ॉम्बी को पकड़ लिया है और हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। तभी वो गुस्साते हुए बोलता है, क्या घटिया सिस्टम मिला है हमें, ये तो सही से काम भी नहीं करता। हमारा दूसरा सोल्जर बोलता है वहाँ पर कि ये मिशन कितना आसान है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि ये मिशन इतनी आसानी से हो जाएगा। ये ज़ॉम्बी देखो रजिस्ट भी नहीं कर रही है और मुझे लगा ही नहीं था ये ज़ॉम्बी एक लड़की निकलेगी। द लेजेंडरी ज़ॉम्बी इज़ अ स्मॉल गर्ल। तभी हमें कैप्टन के पीछे से लेके आगे तक दर्शन कराए जाते हैं। तभी पीछे से उनकी कैप्टन आते हुए कहती हैं कि सब लोग सोल्जर्स सावधान रहो और आसपास देखते रहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे सोल्जर्स कहते हैं, यस सर। सर, पर ये तो मैम है, कोई बात नहीं, यस सर। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी बहन को चिल्लाता है, निंग। अचानक से कोई उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। ओह नो! लगता है हमारा मेन कैरेक्टर टपकने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, अरे नहीं, मुझे अब ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया, अब मैं पक्का मरने वाला हूँ। यहाँ हमारी कैप्टन ये देखते ही हरकत में आती है और अपने 2 सोल्जर्स को कहती है कि जाओ, जल्दी से उस तरफ देखो, वहाँ पर कौन है? हमारी ज़ॉम्बी गर्ल जैसे ही अपना नाम सुनती है, निंग, वो गुस्से में आ जाती है। वो हरकत में आते हुए एक सोल्जर की सर अपने हाथों से उड़ा देती है और वो सर जैसे ही नीचे गिरता है, तभी सारे सोल्जर्स देखते हैं पीछे की साइड और देखते ही गोले चलाने लगते हैं और ज़ॉम्बी गर्ल ऊपर की तरफ कूदती है और वेंट में चली जाती है। तभी बाकी सोल्जर्स कहते हैं, अरे नहीं, ये तो वेंट में भाग गई है, जल्दी पकड़ो इसे। तभी दूसरा सोल्जर कहता है, अरे! इसके पास इस तरह की भी स्किल थी, मैंने तो कोई लगा ही नहीं था। तभी वहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ की उनकी कैप्टन कहती हैं, तुम लोग देख क्या रहे हो? इन पर हमला करो, जल्दी इन्हें मारो। तभी पीछे की तरफ से आ जाती है, बचाओ, बचाओ, कैप्टन हमें बचाओ। और सब के सबको ज़ॉम्बी धीरे-धीरे खाने लगते हैं। सीन हल्का-सा चेंज होता है और दिखाया जाता है 2 लोग इन सबको छुप के देख रहे हैं। एक ने हमारे एमसी को पकड़ रखा है और अचानक से वो एमसी के कान के पास आता है और हँसने लगता है, हाँ, हाँ। तभी हमारा एमसी पीछे की तरफ घूमता है और देखता है ओल्डली सिक्योरिटी गार्ड। तभी ओल्डली हँसते हुए कहता है, हाँ, देखो तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, लगता है तुम अभी ही मरने वाले हो। हमारा एमसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, ये सब हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? ओल्डली कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, पर न्यूज़ की माने तो हम लोग इस समय एक वॉर में हैं ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ। जिन सभी लोगों ने चिप्स पहनी थी, वो अचानक से ही म्यूटेट हो गए और ज़ॉम्बी में बदल गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जिन सब लोगों ने चिप्स पहनी थी, व्हाट? निंग के साथ क्या हुआ? भाई अभी तो तूने देखा क्या हुआ। तभी ओल्डिंग बताते हैं कि लगता है वो सोल्जर्स तुम्हारी बहन को लेने के लिए ही आए थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या सिर्फ मेरी बहन को लेने के लिए? ओल्डिंग कहता है,
हाँ, लगता है तुम्हारी बहन में कुछ अलग स्पेशल बात है, क्योंकि वो सभी सोल्जर्स बस तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। दोनों लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी उन सोल्जर्स को खा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओरली चलो यहाँ से जल्दी से भाग चलते हैं। मुझे लगता है वो लोग स्मेल के पीछा करके वो यहाँ पे जल्दी ही आ सकते हैं। तभी ओरली कहता है, आह! नहीं, मैं नहीं जा सकता। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि उन लोगों ने पहले ही मुझे काट लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या? ये कैसे हो गया? तभी वो कहता है, नहीं, नहीं, ये सब छोड़ो, तुम अभी चल सकते हो ना? चलो, चलो तुम मेरे साथ चलो। ओल्डी कहता है, नहीं, तुमने पहले ही देख लिया होगा, वो जिनको भी काटते हैं, वो उन जैसे में ही बदल जाते हैं। मैंने तुम्हें बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। तुमने अपनी बहन को अच्छी लाइफ देने के लिए काफ़ी मेहनत की है, उसको हर कुछ ला के दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो। मैं दरवाजे पे जाकर उनको रोकता हूँ और तुम अपनी बहन को लेके यहाँ से भाग जाओ। जल्दी जाओ, भागो यहाँ से, भागो। वो रोते हुए कहता है, नहीं, नहीं। फिर कहता है, आई एम सॉरी ओल्डी, मुझे जाना होगा। फिर वो कस के तेज़ी से बिना पीछे देखे हुए भागने लगता है और वो बाहर निकल जाता है। तभी हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है, ओरली को वो सारे मॉन्स्टर धीरे-धीरे खाने लगते हैं। तभी वो गुस्सा करते हुए बोलता है, सिस्टम, सिस्टम, मेरी बहन कहाँ है? तभी सिस्टम डिंग करते हुए आता है और कहता है, यहाँ ब्लैक डेथ डिज़ीज़ का सीरम मिला है। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम लॉन्ड्री रूम के ज़रिए सेफ़ली यहाँ से निकल जाओ, जिसे 90% चांस है कि तुम बच जाओगे और सर्वाइव कर जाओगे। दूसरा, तुम्हें लैब में जाना होगा, जहाँ से तुम्हें सीरम मिलेगा और तुम अपनी बहन को बचा सकते हो। लेकिन केवल 15% चांस है कि तुम सर्वाइव कर पाओ। तभी सिस्टम उन दोनों ऑप्शंस के रिवॉर्ड बताता है। ऑप्शन ए का रिवॉर्ड होगा एक कॉम्बैट ड्रेस और ऑप्शन बी का रिवॉर्ड एक रेफ्यूजी ब्लूप्रिंट। तभी हमारा मेन कटर चिल्लाते हुए कहता है, शट अप सिस्टम, मैं ऑप्शन बी को चुनता हूँ। तभी सिस्टम बोलता है, तुम्हारा लेवल बहुत कम है ऑप्शन बी के लिए। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट अ पावर ऑफ कॉमन मैन। तभी वो उड़ते हुए एक ज़ॉम्बी के मुंह पे लात मारता है, दूसरे को ऊपर कूदता है और अपने वेपन के साथ आग निकालते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते रहता है और कहता है, आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपका वेपन की ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो गई है और अचानक से वो वेपन टूट जाता है और वो भागते भागते किसी तरह लैब में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि बधाई हो, तुम सेफली लैब के अंदर पहुँच गए हो। यहाँ पर ब्लैक डेथ सप्रेशन सीरम रखा हुआ है। वो जैसे ही अंदर पहुँचता है, तभी अचानक से उसकी बहन निंग ऊपर से कूदते हुए अंदर आ जाती है और अपने नाखून बड़े करते हुए अचानक से उस पर हमला कर देती है। और वो अपनी बहन को देखता है और बोलता है, निंग, फाइनली तुम यहाँ पर मुझे मिल ही गई। और वो उसे गले लगा देता है। तभी निंग कहती है, ब्रदर। अब शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को निंग कहते हुए गले लग जाता है। और तभी निंग सुनते ही निंग को कुछ याद आने लगता है और सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और चिल्लाने लगती है। आ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को देखते हुए कहता है, सिस्टम, मेरी बहन को क्या हुआ? तभी सिस्टम कहता है, जल्दी से जल्दी सीरम का इस्तेमाल करें। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ घूमता है और बोलता है, सीरम। तभी वो सीरम देखता है और उठा लेता है। तभी अचानक से लैब से आवाज़ आने लगती है कि सैंपल गायब हो गया है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। हमारा मेंटर कहता है, ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तभी अचानक से सामने से उसकी बहन उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो सीरम लेता है और अपनी बहन के गले में मार देता है। तभी अचानक से उसकी बहन उसे कहती है, ब्रदर, और बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को गोद में उठा लेता है और डिंग करते हुए सिस्टम से मैसेज आता है, बधाई हो, आपने सेफ सिस्टम मिशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बदले आपको एक रेफ्यूजी ब्लूप्रिंट और 1000 पॉइंट मिले हैं। तभी डिंग करके एक और मैसेज आता है कि आपके पास अब 2 रास्ते हैं। या तो आप अपनी बहन को छोड़कर यहाँ से लॉन्ड्री रूम के ज़रिए बाहर निकल जाओ, इसमें 100% चांस है कि तुम बच जाओगे। और दूसरा रास्ता,
तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट को ढूँढो और रेफ्यूजी ब्लूप्रिंट की सहायता से एक रेफ्यूजी शेल्टर बनाओ। मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए बोलता है, कमीने सिस्टम, मैं ऑफ कोर्स दूसरा रास्ता चूज़ करूँगा। मैप खोलो जल्दी से। तभी वो मैप देखते हुए भागने लगता है और भागते हुए सोचता है, क्या एक रेफ्यूजी शेल्टर बनाकर मैं इस धमाके से बच सकता हूँ? मुझे सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी पीछे से वार्निंग आने लगती है कि जल्दी से जल्दी लैब खाली करो, लैब डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है, वहाँ से कोई पर काली कलर की परछाई दिखती है और वो ध्यान से देखता है, तब उसे दिखाई देती है कैप्टन। तभी वो उसके पास जाता है और बोलता है, कैप्टन देखो, अभी लड़ाई करने का टाइम नहीं है, ये लैब भी एक्सप्लोड होने वाला है, क्यों ना हम दोनों शांति से यहाँ से बाहर चले जाएं। तभी कैप्टन अचानक से अपने कपड़े फाड़ने लगती है और डिंग करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे आसपास एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी डिस्कवर किया गया है। तभी वो कहता है, कमीनी सिस्टम, ये तो बस एक सुंदर सी लड़की है। और उसके पास जाता है और कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैम, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा फ़ेवर रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी ये सब करता। मैं आपको और अपनी बहन को सेफ़ली यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। अपनी आँखें बंद कर ये सब कह रहा होता है। तभी उसे कोई चाटता है, तब वो बोलता है, मैम, आप मुझे चाट क्यों रही हो? तभी वो सामने देखता है और उसकी फट जाती है। उसकी उसी समय पीली और गीली दोनों हो जाती है चेहरा। तभी वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी डिंग करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, हाई लेवल डेंजर डिटेक्ट हुआ है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है और अचानक से वो ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़ के इसके ऊपर हमला कर देता है। तभी लिंग अपने सिस्टम से बोलता है, मुझे कुछ बिल्ड करना है। हमारा सिस्टम डिंग करके बताता है कि नहीं, तुम्हारे पास अभी कोई भी मटेरियल नहीं है। और तब तक वो ज़ॉम्बी पीछे से हमारे लिन के ऊपर हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ घुमाकर बस खाने ही वाली होती है। और लिन सोचता है, हो गया मेरा काम, आज मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। तभी अचानक से हमारी बहन उठती है और उसको खतरनाक स्टाइल में मारते हुए कहती है कि मेरे भाई को कोई भी नहीं छू सकता। तभी हमारा लिन ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, ये अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं है। अपनी बहन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, निंग, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। और निंग को अपनी गोद में उठाता है और जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से मैसेज आता है कि बस 2 मिनट में ये लैब तबाह होने वाली है। वो भागते हुए रहता है। तभी 59 सेकंड्स, 13 सेकंड्स, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुँच जाता है और अचानक से ही गेट को बंद कर लेता है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। तभी हमें बाहर की साइड दिखाया जाता है। वो ज़ॉम्बी दरवाजे को पीट रही होती है और उसके हाथ से अलग ही पावर निकलने लगती है और वो जल्दी से जल्दी अपने हाथ को ज़मीन पर रखता है और पूरे तरह से हर तरफ लाइटनिंग गिरने लगती है। और तभी अचानक से हमें धमाका दिखाया जाता है। एक मशरूम क्लाउड पूरे आसमान को घेर लेता है। हर तरफ आग ही आग और धुएँ का एक अलग ही गुमार दिखाया जाता है। हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है और बाहर की तरफ दिखाया जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ भी इस धमाके को देख रहे होते हैं और हमारा लेन धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलता है और कहता है, क्या मैं अभी तक ज़िंदा हूँ? आस-पास देखता है और देखता है बड़ा-सा रेफ्यूजी शेल्टर बन गया होता है। और तभी शेल्टर को देखते हुए सिस्टम को बोलता है, सिस्टम, तुम्हारा रेफ्यूजी शेल्टर कुछ खाते-पीते का नहीं लग रहा है। तभी सिस्टम डिंग करके नोटिफ़िकेशन देता है कि सिस्टम के द्वारा इस रेफ्यूजी शेल्टर को बिल्ड किया गया है और अभी ये रेफ्यूजी शेल्टर लेवल 1 पर है। तुम इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। तभी वो अपनी बहन की तरफ देखता है और दिखाया जाता है उसकी बहन की पूरा शकल, चेहरा लाल हो गया होता है और वो लंबी-लंबी साँसें ले रही होती है। तभी वो आस-पास देखते हुए एक कंप्यूटर को छूता है और कहता है, सिस्टम मॉडिफ़ाई। तभी सिस्टम उसे मॉडिफ़ाई कर देता है और उसके बदले 50 पॉइंट काट लेता है। और तभी वो देखता है कि मॉडिफ़ाई के कारण ये कंप्यूटर बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुँच गया होता है और इसमें अच्छे से नेटवर्क भी आने लगते हैं। तभी पीछे की तरफ देखता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है और सिस्टम नोटिफ़िकेशन देता है कि तुम्हारी बहन की सीरम के द्वारा टेम्परेरी रूप से ज़ॉम्बी बनने से बचा लिया गया है, पर ये टेम्परेरी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बहन के लिए कोई ना कोई तो इलाज ढूँढना होगा। हमारा सिस्टम और बताते हुए कहता है, जिन लोगों ने को भी ब्लैक डेथ वायरस होता है, वो आगे चलकर एक लेजेंडरी ज़ॉम्बी में इवॉल्व होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान से सोचते हुए कहता है, वो अच्छा, तो वो कैप्टन सिर्फ़ एक म्यूटेट थी। हमारा सिस्टम इस बारे में और बताता है और बोलता है, ये लेजेंडरी ज़ॉम्बी फूड चेन में सबसे
टॉप के ऊपर रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है, नहीं, मुझे किसी भी तरह से अपनी बहन को एक मॉन्स्टर बनने से रोकना होगा। वो कहता है, चलो देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या पता कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। और वो अपना नेट ऑन करता है और जाता है यूट्यूब पे। हाँ भाई, वो यूट्यूब चलाता है। यूट्यूब पे जाकर देखता है तो न्यूज़ आ रही होती है कि अचानक से पूरी दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है। आर्मी पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों से लड़ने का, पर वो भी इन लोगों को सँभाल नहीं पा रही है। और वो नीचे की तरफ ध्यान देता है कि सभी जो शॉपिंग मॉल होते हैं, वहाँ पर लोगों ने लूट मचा ली होती है और सब लोग शॉपिंग मॉल को लूट रहे होते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और बाहर की तरफ दिखाता है और एकदम खतरनाक हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं और आग लगी होती है। और बीच में हमें सुंदर सा चाँद दिखाया जाता है। चाँदनी रात में ये सारे ज़ॉम्बीज़ हाथों में हाथ डाल के बाहर टहल रहे हैं। हमारा सीन चेंज होता है और वो सिस्टम पे चिल्लाते हुए पूछता है कि सिस्टम, क्या मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ? तभी सिस्टम डिंग करते हुए बाहर आता है और बताता है, इसके लिए पहले तुम्हें रिसर्च लैब की ज़रूरत होगी और रिसर्च लैब केवल लेवल 5 पर ही ओपन हो सकता है। तब कहता है, लेवल 5 पर? अच्छा। तो सामने की तरफ देखता है तो उसे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। होस्ट, सिस्टम का होस्ट अभी लिन है और वो लेवल 2 पर है। उसके पास अभी मौजूद पॉइंट्स हैं 550 और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। मॉडिफाई, उसके पास एजिलिटी बी लेवल पर, इंटेलिजेंस सी लेवल पर और करिश्मा भी सी लेवल पर। सिस्टम उस बताता है, तुम एक ज़ॉम्बी के लिए अच्छा खाना बन सकते हो। तभी वो कहता है, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तभी सिस्टम आगे बताता है, अगर तुम्हें लेवल 2 पर जाना है तो तुम्हें ये सब मॉडिफिकेशन करनी होगी। मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बताने वाला क्योंकि आगे ये बार-बार चीज़ें आएँगी ही, तो अभी बताकर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा बस। तभी उसमें बताता है कि तुम्हें वेंटिलेशन डक्ट को ठीक करना होगा, वरना 5 घंटे के अंदर यहाँ से सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तभी वो ध्यान से देखता है और बोलता है, वेंटिलेशन डक्ट? तभी सिस्टम बताता है, उसके लिए तुम्हें 200 पॉइंट देने होंगे। तो वो कहता है, नहीं, नहीं, मुझे 200 पॉइंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जल्दी से सीढ़ी लेता है और ऊपर का ढक्कन हटाता है और वेंटिलेशन पाइप को टच करते हुए कहता है, मॉडिफाई। तभी सिस्टम कहता है, 300 पॉइंट काट लिए गए हैं और इसे मॉडिफाई किया जा रहा है। और वेंटिलेशन डक्ट पूरी तरह से ठीक हो जाता है और मॉडिफाई हो जाता है। तभी नीचे कूदते हुए कहता है, यस, आखिरकार मैंने इस लालची सिस्टम से कुछ ना कुछ पैसे बचा लिए, कुछ ना कुछ पॉइंट बचा ही लिया। तभी वो टॉयलेट पेपर और वहाँ पे एक अजीब सा स्प्रे पड़ा रहता है, उन दोनों को उठाता है और आपस में मिक्स कर देता है और मॉडिफाई करते हुए कुछ नया ही बना लेता है। तभी वो स्प्रे को हाथ में लेते हुए पूछता है कि सिस्टम, मेरी बहन के साथ क्या हो गया? वो कुछ अलग लग रही है। तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बहन को एनालाइज़ किया जा रहा है और तुम्हारी बहन के एनालिसिस से पता चला है कि उसने अपनी काफ़ी हद तक मेमोरीज़ को दिया है और उसे अब उतना ही याद है जितना एक 7 साल की लड़की को याद था। तभी वो सोचता है, क्या सिर्फ़ 7 साल की थी तब? तब वो अपनी बहन के बारे में सोचता है जब वो 7 साल की थी, 7 साल की थी और उसकी हरकतों के बारे में सोचने लगता है। तभी वो गुस्से में आते हुए उस कैन को दबाता है और फोड़ देता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बहन को पहले ऐसा ठीक करके रहूँगा। और तभी धीरे से उसकी बहन उठती है और आँख को हल्का संभलते हुए बाहर की तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर, और फिर नीचे देखती है और बोलती है, परवाट, एकदम डार्क फेस बनाते हुए। परवट का मतलब ठरकी होता है। मैं भी किन ज्ञानियों को समझा रहा हूँ, ये तो पहले से ही सर्व ज्ञानी है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, 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 तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम ऐसा फेस बनाते हुए जैसे किसी ने तुम्हें कुछ करते हुए पकड़ लिया हो। अब क्या करते हुए, ये तो तुम ही समझदार हो। तभी बोलता है, अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। तभी फनी सा फेस दिखाया जाता है और बहन अपनी मुँह फुलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। और हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है, कहता है, इतने सालों से मैंने जो अपनी इमेज बनाई थी बिग ब्रदर की, वो सारी इमेज तबाह हो गई। तभी हमारा सीन चेंज होता है, तभी हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि टीम का सिग्नल यहीं से डिसअपीयर हुआ था, पर टारगेट का सिग्नल अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। तभी सभी लोग वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है ये एक नई टीम होती है आर्मी की।
एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जब निंग अपने भाई को देखते हुए कहती है, परवर्ट। तभी उसका भाई मुँह छुपाते हुए कहता है, अरे नहीं, इतने सालों से जो मैंने एक प्योर भाई की इमेज बनाई थी, वो सारी इमेज आज मिट्टी में मिल गई। तभी वो अपनी बहन को देखते हुए कहता है, निंग रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। तब तक निंग बड़े प्यार से सो जाती है और वो कमर उड़ाते हुए कहता है, आखिरकार यह है तो एक बच्ची ही। तभी डिंग करते हुए सिस्टम आ जाता है और सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 24 घंटे ज़िंदा रह गए, सर्वाइव कर लिया है, इसलिए तुम पे दया पाके हम तुम्हें एक लॉटरी ड्रॉ करने का चांस देते हैं। तभी वो लॉटरी पे क्लिक करता है और अचानक से बूम! नोटिफ़िकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन, यू गॉट ज़ॉम्बी वैक्सीन। तभी ज़ॉम्बी वैक्सीन उसके हाथ में आती है और हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये एक ज़ॉम्बी वैक्सीन है, इसका यूज़ करने के बाद अगर तुम किसी कारण ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हो, तो तुम ज़ॉम्बी में बदल नहीं जाओगे। हाँ, मतलब वही, इसको लगा दोगे और ये ज़ॉम्बी ने काटा, तो तुम में इंसानियत रहे या नहीं रहे, पर तुम इंसान रहोगे। तभी वो सोचते हुए कहता है, अच्छा, अगर मैं इसे अपनी बहन पे यूज़ करूँ तो क्या वो वापस ज़ॉम्बी से इंसान में बदल जाएगी? तभी डिंग करते हुए सिस्टम कहता है, ना, ना, चीटिंग नहीं करने का। हमने बोला है कि रिसर्च लैब से ही तुम एक ज़ॉम्बी को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वैक्सीन सिर्फ़ ह्यूमन्स पे काम करती है। वो कहता है, अच्छा, ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 5 पर पहुँचना होगा और वो ज़ॉम्बी वैक्सीन अपने हाथ में लगा लेता है। तभी डिंग करके नोटिफ़िकेशन आती है और बताया जाता है, तुम्हारा पावर जनरेटर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम्हें जल्दी से जल्दी इस पावर जनरेटर को वापस सही करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी। तभी वो देखते हुए कहता है, क्या पावर जनरेटर? तभी सिस्टम बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सिस्टम से नया पावर जनरेटर खरीदो या फिर तुम्हें इस पावर जनरेटर को सही करने के लिए इसके कोर की ज़रूरत होगी। तभी वो देखता है पावर जनरेटर का प्राइस और कहता है, उड़ी बाबा! 1000 पॉइंट, इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे पावर कोर की ज़रूरत होगी। तभी सिस्टम डिटेक्ट करते हुए बताता है कि आस-पास नियरेस्ट बिल्डिंग में पावर कोर डिटेक्ट किया गया है। तभी कहता है, यस, आखिरकार मैं इस बिल्डिंग को, इस शेल्टर को ऐसे ही अपग्रेड करता रहूँगा और यहाँ पर कई सारे लोग आ जाएँगे और सब लोग मुझे लॉर्ड लॉर्ड कहेंगे। मेरे आस-पास काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी। और ये कहते हुए अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगता है। चलो, तुम्हें मैं एक गुप्त ज्ञान दे देता हूँ। जभी भी किसी भी मेन कैरेक्टर या किसी आदमी के नाक से खून निकले, पिटाई खाने के बाद नहीं, नॉर्मली, तो ठरक, प्योर ठरक दिखाई जाती है। तभी उसकी बहन उसके भाई को देखते हुए कहती है, परवर्ट। तभी वो अपनी बहन को देखता है और कहता है, नहीं। मुँह ऐसा बनाता है जैसे तुम्हारे किसी ने दबा दी हो गला। तभी वो अपनी बहन को देखते हुए कहता है, अरे नहीं, निंग, सुनो, सुनो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तब तक हमारा सीन चेंज होता है और सीन हमें दिन का दिखाया जाता है, हॉस्पिटल के बाहर का। हॉस्पिटल तो तबाह हो गया था ना, फिर ये बिल्डिंग कैसे? क्या पता होगा कुछ। हाँ, हम कुछ भी नहीं कह सकते, इनका लॉजिक भी कमाल का होता है। तभी आस-पास हमें ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं, ये इधर-उधर घूम रहे होते हैं और अचानक से गटर का ढक्कन हटता है और 2 लाल-लाल आँखें दिखती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सल्लू भाई स्टाइल में, तेरे नाम स्टाइल में गटर से निकलता है और सोचता है कि बगल वाली बिल्डिंग के 16th फ्लोर पे पावर कोड रखा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। वो धीरे से अपनी बहन को बाहर निकालता है और सोचता है, कैसे कि जब मैं बाहर जा रहा था, तभी उसकी बहन डरते हुए कहती है उसका शर्ट पकड़ते हुए, नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। तभी वो अपनी बहन को भी साथ में ले आता है और बाहर निकालता है और बाहर की तरफ देखता है, सभी ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खा रहे होते हैं, इधर-उधर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़। वो देखकर चौंक जाता है, क्या ये दुनिया सच में एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड में चेंज हो गई है? तभी वो कहता है, नहीं, नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे बस अपनी बहन को बचाने पे ध्यान देना चाहिए। वो अपनी बहन को हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। तभी सामने की तरफ जाते समय उसको एक काली-सी परछाई दिखाई देती है और सामने देखता है तो अंकल लिन, भाई नाम गलत बोल दूँ तो सॉरी, नाम याद नहीं होते और इसके नाम तो वैसे ही इतने अजीब-अजीब हैं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और देखते ही अचानक से चौंक जाता है और अचानक से अपने पीछे से तलवार निकालता है। पीछे से? कुछ गलत क्यों लग रहा है? तभी वो खतरनाक स्टाइल में तलवार पकड़ के खड़ा हो जाता है और हमारा सीन चेंज होता है। हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं, कुछ हॉट ज़ॉम्बीज़ भी दिखाए जाते हैं। अचानक से उन पे फायरिंग होने लगती है और हमें आर्मी दिखाई जाती है, जो उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ती है। तभी उनके बीच से एकदम स्टाइलिश, एकदम हॉट स्टाइल में चलते हुए उनकी कैप्टन आगे बढ़ रही होती है और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी गिरा हुआ होता है। वो चिल्ला रहा होता है। तभी उसके हाथ में अचानक से एक, ये क्या है, तलवार? ये कहाँ से आई? कोई बात नहीं। अचानक से एक तलवार निकलती है और उसके सर में मार देती है और सभी ज़ॉम्बीज़ के गोली से उनका सर उड़ाने लगती है। तभी एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को रोकते हुए कहता है, रुको,
जभी भी हमारी कैप्टन मैदान में उतरती है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तभी उनकी कैप्टन एक स्लाइस मारती है एक ज़ॉम्बी के ऊपर। तभी कुछ ही देर में कैप्टन ने सभी ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम कर दिया होता है। और अचानक से ये सब देखते हुए सेकंड सोल्जर कहता है, अमेज़िंग! हमारी कैप्टन तो डेथ गॉड टाइटल के काबिल है, हमारी कैप्टन तो इनविंसिबल है। तभी उनकी कैप्टन अचानक से दूसरे ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर देने लगती हैं और सेकंड सोल्जर कहता है, अरे! ये हमारी कैप्टन क्या कर रही हैं? तभी फर्स्ट सोल्जर बताता है कि हाँ, हमारी कैप्टन इनविंसिबल तो हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी-सी ब्लाइंडनेस है। अब जो कोई लॉजिक ढूँढ रहा है, तो हाँ, कोई लॉजिक नहीं है। तभी वो पीछे की तरफ कैप्टन को बुलाता है, कैप्टन चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी कैप्टन कहते हैं, उप्स! लगता है मुझसे थोड़ी गलती हो गई। तभी हमें थोड़ी-सी फैन सर्विस दिखाई जाती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीन दिखाया जाता है, लिन गार्ड अंकल के सामने अपनी कटान लेके खड़ा होता है और फिर उसे याद आता है, अरे नहीं, मैंने ऑडियंस को ये बताया ही नहीं कि मेरे पास ये कटाना कहाँ से आई। तो हमारा सीन पास्ट में आता है, जब वहाँ आस-पास जितनी भी सप्लाइज़ होती हैं, उन सबको लिन इकट्ठा करता है और वहाँ पर कुछ पानी की बॉटल, एक टूटी हुई कटाना और एक फ्लेम थ्रोवर या फिर फ्लेम स्प्रे जो भी कह लो, वो रखा हुआ होता है और वो सोचते हुए कहता है, लगता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कल सोचना पड़ेगा। तभी हमें पीछे हमारी क्यूट सीनिंग दिखाई जाती है, जो सारा पानी अचानक से पीने लगती है और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है पीछे की तरफ और वो देखते ही तुरंत जाता है और नीम को पकड़ लेता है, कहता है, रुको! ये हमारे पूरे दिन का पानी था। तभी डिंग करते हुए मैसेज आता है, तुम्हारे पास कुछ टैलेंट पॉइंट डिटेक्ट हुए हैं, तुम इन्हें यूज़ कर सकते हो। तभी हमें निंग का क्यूट सा चेहरा दिखाया जाता है और वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है। तभी उसके पास 1 एबिलिटी पॉइंट, 2 टैलेंट पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ सी लेवल पर, एंड्योरेंस बी लेवल पर, एजिलिटी बी लेवल पर, इंटेलिजेंस सी लेवल पर और करिश्मा बी लेवल पर होता है। तभी उसके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं टैलेंट्स के। तभी वो आस-पास देखता है और इतने सारे टैलेंट्स देखकर चौंक जाता है और अचानक से सारे टैलेंट्स को धीरे-धीरे पढ़ने लगता है और वो सोचता है कि मैंने मांगास और कॉमिक्स में कई बार इन टैलेंट्स के बारे में सुना है। तभी वो सोचता है, गन नहीं, गन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी गई हैं, मुझे गन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। तभी वहाँ पर एक कुंग-फू मास्टर टैलेंट को देखता है और उस पे क्लिक करता है। तभी उसके हाथ पे एक चिप इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें लिखा रहता है कुंग-फू टैलेंट लेवल 1 पर। तभी वो आस-पास देखता है और उसे एक कटाना और एक फ्लेम थ्रोवर दिखता है। वो इन सब चीज़ों को कंबाइन करता है और एक फ्लेम थ्रोइंग कटाना बना लेता है, जो अभी लेवल सी पर होती है। तभी हमारा सीन प्रेज़ेंट में आता है और वो सोचते हुए कहता है कि गार्ड अंकल, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और पुरानी पलों के बारे में सोचने लगता है। तभी अपने कटाना को ऊपर उठाता है और अपने कुंग-फू टैलेंट को एक्टिवेट करता है और अचानक से कूदते हुए गार्ड के गले पे वार करता है और अचानक से वो पूरा गार्ड जलने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि मैं आपके बारे में कभी नहीं भूलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को बचाऊँगा। तभी वो अपने मुँह मोड़ लेता है और कहता है, नहीं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो सामने की तरफ बिल्डिंग को देखता है और कहता है, 16th फ्लोर, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं और लड़का कहता है, गॉडेस, चलो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था मेरे स्कूल की गॉडेस आखिरकार मुझे अपना लव कन्फेस करेगी। हम लोग बाहर जाने के बाद शादी कर लेंगे। और अचानक से पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी आता है और उसे गले पे काट लेता है और वो कहता है, गॉडेस मुझे बचाओ। तभी गॉडेस से उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि तुम्हें लगा भी कैसे, मेरी जैसी कोई गॉडेस आखिरकार तुम जैसे किसी लोली लड़के से कभी प्यार करेगी, मुझे तो बस यहाँ से बाहर ज़िंदा निकलना था। तभी पीछे की तरफ से कुछ और ज़ॉम्बीज़ आते हैं और उसे भी काट लेते हैं और भाई का भी यहाँ पे कट गया। तभी इन सब चीज़ों को पीछे की तरफ छुप कर कोई देख रहा होता है और वो अंदर की तरफ आता है और कहता है, चाहे इडियट से। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है, वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट वाइस प्रेसिडेंट झुका हुआ रहता है और कहता है, हाँ, प्रेसिडेंट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी प्रेसिडेंट वहाँ पर सबको बताते हुए कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूँढना होगा और वो रास्ता ढूँढेगा ये छोटा लड़का। तभी वो उसकी बहन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, तुम मेरे भाई को बाहर नहीं भेज सकते। तभी प्रेसिडेंट उसी तरफ देखते हुए कहता है, हमें यूज़लेस लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से लड़के को बाहर ज़ॉम्बीज़ के सामने भेजने की। तो वो प्रेसिडेंट उसको चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और मैं जो भी कहूँगा वो सब तुम्हें सुनना होगा। सभी लोग यही चाहते हैं कि वो लड़का बाहर जाए। तभी वाइस प्रेसिडेंट खड़ा होता है और कहता है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलने की
और वहाँ पर एक आंटी भी कहती हैं सभी लोगों का वोट यही है कि उस लड़के को बाहर जाना चाहिए। ये सब सुनकर वो लड़की भी चुप हो जाती है और प्रेसिडेंट कहता है उस लड़के को बाहर फेंक दो। तभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट उसे उठाता है और बाहर फेंक देता है और उसकी बहन चिल्ला कर रह जाती है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है सिस्टर। तभी सामने से एक ज़ॉम्बी की नज़र उस पे पड़ती है। वो धीरे-धीरे उस लड़की के पास आने लगता है और उसकी बहन चिल्लाने की कोशिश करती है, पर प्रेसिडेंट जल्दी से उसका मुँह बंद कर देता है और ज़ॉम्बी जैसे उसे खाने वाला होता है, अचानक से उसके सर के आर-पार एक कटान आ जाती है और ये हमारा एमसी होता है, जो वहाँ पर आ जाता है और एकदम खतरनाक स्टाइल में खड़ा हुआ होता है और उसके पीछे उसकी बहन निंग भी होती है। एपिसोड की शुरुआत में वहाँ की एम्प्लॉय अपने घुटनों पर आ जाती है और सामने की तरफ देखते हुए कहती है, क्या भगवान ने मेरी सुन ली और हमें बचाने के लिए किसी फरिश्ते को भेज दिया, किसी वॉरियर को भेज दिया। और सामने की तरफ लिन एकदम स्टाइलिश पोज में खड़ा होता है और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुल 5 ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी सामने लोग की तरफ बाकी सब लोग कहते हैं, भागो भागो, जल्दी भागो। और वो एम्प्लॉय भी भागने लगती है। तभी वो पीछे देखती है, क्या वो लड़का कहाँ है? वो लड़का अभी तक नहीं आ रहा है। तभी वो पीछे की तरफ आके और देखती है। तभी हमारा लिन अपनी तलवार को उठाता है और सामने की तरफ ज़ॉम्बीज़ को देखता है और तलवार उठाता है और अपना चिप को एक्टिवेट कहता है कुंग-फू मास्टर चिप एक्टिवेट। अपने चिप को एक्टिवेट करते ही वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से एक तलवार से मारता है और ज़ॉम्बी को काट देता है। तभी सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी के सर में अपनी तलवार घुसाता है और अपनी तलवार की फायर एबिलिटी को ऑन कर देता है और पूरा ज़ॉम्बी जलने लगता है। तभी अपनी तलवार घुमाता है और एक ज़ॉम्बी के मुँह के आर-पार तलवार काट देता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और धीरे-धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। और यहाँ इस एम्प्लॉयी को क्या हो रहा है, ये पता नहीं, इसको अलग मज़े आ रहे हैं। तभी आंटी कहती हैं, "वहाँ देखो, वहाँ क्या चल रहा है? वो लोग भाग क्यों नहीं रहे?" तभी प्रेसिडेंट कहता है, "जाओ जल्दी देख के आओ।" तभी आंटी भागते हुए आती है और कहती हैं, "चलो तुम लोग यहाँ रुक के क्या कर रहे हो? चलो भागो जल्दी।" तभी आंटी सामने की तरफ देखती है और हमारा लिन खड़ा होता है और यहाँ पर एम्प्लॉयी को अलग ही पता नहीं क्या हो रहा है इस लड़की को। तभी सामने की तरफ से उसकी बहन भी देखती है, लड़के की बहन। और यहाँ हमारा सीन चेंज होता है और जो प्रेसिडेंट का सवर्नर होता है, वो बिना देखे पीछे की तरफ भागे जा रहा होता है और बोलता है, "प्रेसिडेंट जल्दी मेरा पीछा करो, जल्दी।" और थोड़ी देर भागने के बाद वो थक कर रुक जाता है और पीछे की तरफ देखता है, क्या प्रेसिडेंट मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कहाँ हैं? तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या इतनी फॉग कहाँ से आ रही है? और फॉग में से एक सुंदर सी लड़की चलते हुए आगे आ रही होती है और सामने की तरफ आते हुए देखती है, हाय हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? तभी इन सब चीज़ों को देखने के बाद सबोनेट आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ, हाँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी अचानक से उसके मुँह से खून निकलने लगता है और वो अपनी आँखें नीचे की तरफ देख करता है और देखता है कि उस लड़की के पेट में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उसके शरीर में घुस जाते हैं और हमें पता चलता है ये एक ज़ॉम्बी है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर के पास आता है। हमारा मेन कैरेक्टर सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है कि सॉरी, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ह्यूमन्स को देखा नहीं है, तभी मैं इतना अजीब लग रहा हूँगा। मेरा नाम लिन है और ये मेरे साथ मेरी छोटी बहन निंग है। तभी सामने की तरफ से आंटी आती है और कहती है, क्या तुम गवर्नमेंट की तरफ से हो ना? गवर्नमेंट ने आखिरकार हमें बचाने को भेज दिया किसी को। यही बात बार-बार रिपीट कर रही होती है। लिंग उनकी बात छोड़कर वो पूछता है, हेलो एम्प्लॉयी, क्या तुम यहाँ पर 16th फ्लोर जाती हो? वो कहाँ पर है? तभी एम्प्लॉयी कहती है, क्या 16th फ्लोर? हाँ, मुझे पता है। तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आती है, हे मेरी बात सुनो। तभी हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। वो चलते हुए सामने की तरफ आता है और कहता है, क्या मैं 24 घंटे से गवर्नमेंट को कॉल लगाने का ट्राई कर रहा हूँ हमारी मदद करने के लिए। गवर्नमेंट क्या हमें यहाँ पे छोड़कर भूल गई है? वो आर्मी भेज नहीं सकती। मैं एक वीआईपी हूँ। तभी लिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? तुम कहीं मरना तो नहीं चाहते हो? तभी वो प्रेसिडेंट कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे? तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी नहीं हो क्या? तभी हमारा लिन इन सब चीज़ों को पीछे की तरफ छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और वो उन बहन भाई की तरफ जाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी बहन कहती है, हाँ, थैंक यू मेरे ब्रदर को बचाने के लिए। तभी पीछे की तरफ से प्रेसिडेंट आता है और कहता है, क्या मेरी भी एक यंग सिस्टर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा सकता हूँ। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और एक मुक्का लेता है और प्रेसिडेंट के खींच के मारता है मुँह पे। उसकी बत्ती सी टूट जाती है और वो खिसकते हुए दूर तक जाता है और गिरता है और अचानक से उसके गाल पर एक गुब्बारा निकल आता है। वो उसको पकड़ के सामने की तरफ देखता है और लिंग से गुस्से में घूर रहा होता है। तभी पीछे की तरफ से उसका सबनेट आता है और तभी उसके सर पर हाथ रखता है और प्रेसिडेंट बिना पीछे देखे बोलता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। देखो, इस यंग लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की है, जाओ इसे अच्छा सबक सिखाना।
तभी प्रेसिडेंट का सबूनेट हे करते हुए बोल रहा होता है, तुम मुझे एक कुत्ता समझ के रखते हो, तुमने मुझे कुत्ता बना दिया है। तभी अचानक से उसके कंधों पे काट लेता है और प्रेसिडेंट चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे। लिन जैसे ही ये सब देखता है, वो तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है और कहता है, सब लोग जल्दी से पीछे हटो। वो आगे की तरफ भागने लगता है और भागते हुए जैसे जाता है, तभी वो सबऑर्डिनेट, वो ज़ॉम्बी अपने मुँह से एक टेंटिकल या अपनी ज़ुबान को तेज़ी से आगे बढ़ाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट पे सीधा वार करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है और धड़ाम से गिरता है और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है, उसने तलवार से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी ज़ॉम्बी अपने प्रेसिडेंट को साइड में फेंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और तलवार से उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी पीछे की तरफ से कोई आता है और अचानक से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और देता है क्या। तभी अचानक से उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वो अपनी तलवार को छुड़ाता है और अचानक से उसके ऊपर एक स्लैश मारता है और स्लैश मार खाने के बाद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। वो अपने मुँह से अपना टेंटिकल निकालती है और सामने की तरफ अटैक कर देती है। तभी हमारी बहन निंग आती है और उस टेंटिकल को पकड़ लेती है और कहती है, मेरे भाई से दूर रहो। तब तक पास का शीशा टूटता है और वहाँ से कैप्टन और बाकी सोल्जर्स अंदर की तरफ आ जाते हैं और आते ही कैप्टन सभी ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने लगती है, सबका सर उड़ा देती है और सबके सर उड़ते ही वो नीचे की तरफ कूदती है और अपने हाथों से तलवार निकालती है और वहाँ पे ज़ॉम्बी गिरा हुआ होता है, उसके सीने में एक तलवार मारती है और उसको वहीं पर पटक देती है। तभी हमारा लिन ये सब देखकर चौंक जाता है और तभी कैप्टन नीचे की तरफ उतरती है और तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और लिन और उसकी बहन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, हिलने की कोशिश भी मत करना। तभी कैप्टन सामने की तरफ आती हैं और कहती हैं, पता है मैं तुम लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से ढूँढ रही थी। तभी लेन अपनी बहन को पीछे की तरफ करता है और कहता है, क्यों? तुम लोग मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो? तभी कैप्टन अपने बारे में बताती है कि मैं डेथ स्क्वाड की कैप्टन हूँ और हमारा गोल है तुम्हारी बहन को सेफली हेडक्वार्टर तक पहुँचाना। तभी पीछे की तरफ से प्रेसिडेंट, हेल्प मी, बचाओ मुझे, बचाओ, चिल्लाते हुए आता है और कहता है, मैं यहाँ के प्रेसिडेंट का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। मैं यहाँ के मेयर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ से एक सोल्जर आता है और उसे स्कैन करता है और बताता है, मैम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वीआईपी लेवल 2 पर है। ये हमारी गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में है और इसे ज़ॉम्बी द्वारा इन्फेक्टेड कर दिया गया है। तभी वो बोलती है, किसे भी हमारे साथ ले लो। तभी वो सामने की तरफ लिन को देखता है और कहता है, इसी आदमी ने मुझे ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक दिया था और इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ ने मुझे काट लिया। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे शूट कर दो, इसे जल्दी से जल्दी मार दो। तभी कैप्टन अपना गन लेती है और इसके सर पे रख देती है और कहती है कि तुमने एक वर्ड और कहा तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूँगी। तभी पीछे की तरफ दिखाया जाता है, ज़ॉम्बी धीरे-धीरे उठने लगते हैं और तभी ज़ॉम्बी उठ के आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक से ही कैप्टन के ऊपर हमला करते हैं और कैप्टन जैसे पीछे की तरफ देखती है, तब तक उसके दोनों सोल्जर्स को टेंटिकल्स के द्वारा मार दिया जाता होता है। एक का सर उड़ जाता है और दूसरे के शरीर के आर-पार टेंटिकल्स हो जाते हैं। तभी लिन आस-पास देखता है और कहता है, यही अच्छा मौका है। वो जल्दी से एम्प्लॉयी और अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी, हमें 16th फ्लोर पहुँचना होगा, चलो जल्दी। तब तक कैप्टन उन्हें देख लेती है और कहती है, भागने की कोशिश भी मत करना। जैसे वो उनके पीछे जा रही होती है, तभी सामने 2 मॉन्स्टर आने लगते हैं। एक वो लड़की जो अब हल्क बन चुकी होती है, एकदम ताकतवर और बाहुबली, और दूसरा जिसका सर उड़ा दिया होता है और अचानक से वो उनके बीच में फँस जाती है और सामने की तरफ हमारा लिन और वो जो एम्प्लॉय है, वो लोग भाग रहे होते हैं अपनी बहन के साथ। और तभी एम्प्लॉय बोलती है, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से थे, तो हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तभी हमारा लिन कहता है, नहीं, मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने पहले भी मेरी बहन को किडनैप करने की कोशिश की थी। तभी वो कहता है, क्या तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो? तभी कहती है एम्प्लॉयी, हाँ बिल्कुल, वो लोग सिर्फ़ वीआईपीज़ को मदद कर रहे थे, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। और बहन भी, उसकी लड़की की बहन भी कहती है, हाँ, मैं भी तुम पे भरोसा करती हूँ, आखिरकार तुमने मेरे भाई की मदद की है। तभी कहता है, थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। तभी वो सामने की तरफ देखता है और चौंक जाता है, उस लड़के के हाथ पे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। तभी वो याद करता है कि जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की और मैंने उस ज़ॉम्बी को तलवार मारी थी, लगता है उससे पहले ही उसने इसके हाथ पे काट दिया हो। वो इसके बारे में बताने ही जा रहा होता है, तभी सिस्टम पे डिंग करके नोटिफ़िकेशन आती है, तुम्हारे आस-पास हाई लेवल का म्यूटेंट डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पर रिस्क लेवल बहुत हाई है, जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाओ। और तभी हमें ऊपर की तरफ एक छोटी-सी मकड़ी ऐसी चीज़ दिखाई जाती है और पास ले आया जाता है, तो एक बड़ा-सा ज़ॉम्बीज़ होता है, जो अपने मुँह से टेंटिकल निकालता है और हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है। एपिसोड की शुरुआत में लेन सामने की तरफ देखता है और चिल्लाता है, सारा, और उसका हाथ पकड़ता है। तभी एम्प्लॉयी का नाम सारा बताया जाता है और तभी एम्प्लॉयी मन ही मन में सोचने लगती है, क्या सच में लिन मुझे सबके सामने प्रपोज़ करने वाला है और मेरी कहीं किस तो नहीं लेने वाला।
तभी वो ये सब सोच के शर्माने लगती है और सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, "लिन, यहाँ हम सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते।" तब तक हमारा लिन जल्दी से उसको अपनी तरफ खींचता है और अचानक से ऊपर की तरफ हमें दिखाया जाता है, एक ज़ॉम्बी अपना टेंटिकल्स को नीचे की तरफ मारता है और तभी लिन सारा को बोलता है, "जाओ मेरी बहन के पास जाओ" और अपनी तलवार निकालता है और फायर एबिलिटी यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बी की जीभ को वहीं काट देता है और तभी हमें ज़ॉम्बी की शक्ल दिखाई जाती है और ये मुझे थोड़ा रोते वक़्त दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से पीछे की तरफ से खिड़की तोड़ते हुए 2 ज़ॉम्बीज़ और आते हैं। उनमें से एक के सर में लिन अपनी तलवार घुसाता है, लेकिन दूसरा बच जाता है और दूसरा भागते हुए सारा और उसकी सिस्टर के पास जा रहा होता है और तभी सामने की तरफ सारा देखती है और अब उसकी बहन को हिलाते हुए बोलती है, "नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।" डरते हुए ये सब कह रही होती है और तभी उसकी बहन निंग की शक्ल देखती है और कहती है, "देखो कितनी इनोसेंट सी गर्ल है। ये तो ज़ॉम्बी को देखते ही लगता है पैनिक हो गई है और पूरी तरह से फ्रीज़ हो गई है।" तभी वो मन में कहते हुए बोलती है, "नहीं, इस बार मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं भागूँगी, मैं इसे बचाऊँगी।" वो उसको कस के पकड़ लेती है। तभी अचानक से पीछे की तरफ से कोई गोली मारता है और ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन उसको सामने की तरफ देख रही होती है। तभी लिन भी इस आवाज़ को पीछे की तरफ देखता है और वो सामने की तरफ हमें ज़ॉम्बी दिखाया जाता है। उसका सर उड़ने के बाद भी वो ज़िंदा होता है और उसके सर से अजीब से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। तभी उस ब्रदर की सिस्टर बोलती है, "नहीं देखो ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं और भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं।" तभी लिन कहता है, "ओह नो!" तभी दरवाज़ा खुलता है और तेज़ी से आगे की तरफ भागने लगता है और पीछे की तरफ से कमांडर बोलती है, "क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इन सभी लोगों से डील करने के लिए?" तभी वो बोलता है, आखिर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ अचानक से कहाँ से आ गए? तभी वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर इतने सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ हैं, पर मुझे सिस्टम ने सिर्फ़ एक के बारे में बताया। तभी वो अचानक से सोचते हुए और अचानक से उसे कोई बात क्लिक करती है और याद आता है। तब पीछे की तरफ से दरवाज़ा तोड़ते हुए वो फीमेल ज़ॉम्बी आती है और उस ब्रदर को, छोटे बच्चे को पकड़ लेती है गले से और उसे गले पे काट लेती है और तभी उसकी बहन ये सब देखती है और चिल्लाती है और चिल्लाते हुए अपने भाई को बचाने जाने लगती है। तभी पीछे की तरफ से लिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, "तुम्हारे भाई को अब नहीं बचा जा सकता। उसको पहले ही ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है।" तभी सिस्टर रोते हुए बोलती है, "क्या अगर तुम्हारी बहन भी उसकी जगह पर होती तो तुम भी यही कहते?" ये सुनते ही लिन चौंक हो जाता है और वो हाथ छुड़ाकर अपने भाई को बचाने के लिए भाग जाती है और ज़ॉम्बीज़ उसे भी पकड़ते हैं और काट लेते हैं और पीछे की तरफ से लिन ये सब देखते हुए रह जाता है। तभी कैप्टन अपनी बंदूक उठाती है और उन सबको गोली मारने लगती है और तभी लिन वो बोलती है, "हमें इन सब चीज़ों को सोचने के बारे में टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा।" तभी लिन सामने की तरफ देखता है और कहता है, "हाँ, मेरे पास एक रास्ता है।" तभी वो अपनी फ्लेम कटाना को चलाता है और ऊपर की तरफ करता है। फ्लेम कटाना की वजह से हमें ऊपर की तरफ एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, जो अपने टेंटिकल से इन सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और तभी वो ऊपर की तरफ देखते हुए क्या होता है, "जल्दी उसे मारो।" तभी कैप्टन कह रही थी, "क्या तुम सच में श्योर हो?" तभी वो समझाते हुए कहता है कि जैसे समुद्र के अंदर एक एंजल फिश नाम की फिश होती है, जो अपने टेंटिकल्स की मदद से सभी लोगों को कंट्रोल करती है, वैसे ये ज़ॉम्बी अपने टेंटिकल्स की मदद से सभी को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही कैप्टन अपनी बंदूक उठाती है और उस ज़ॉम्बी को गोली-गोली, छन्नी-छन्नी कर देती है और उसे ये भी पता नहीं होता अब वो खाएगा कहाँ से और कहाँ से करेगा। तभी वो ज़ॉम्बी नीचे तरफ गिर जाता है और नीचे तरफ गिरते ही बाकी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो भी चलना-फिरना बंद कर देते हैं और वो भी गिर जाते हैं। तभी गिरा हुआ ज़ॉम्बी उठता है और अचानक से वो सारा और उसकी बहन की तरफ लिन के बहन की तरफ अटैक कर देता है और तभी कैप्टन चिल्लाती है, डैम इट! वो कैप्टन से बहुत दूर होता है। तभी अचानक से सारा उस बहन को पकड़ लेती है कस के और अचानक से लिन की बहन उसका ज़ॉम्बी का सर पकड़ती है और ज़मीन पे मारती है और साथ ही साथ ज़मीन टूट जाता है और उस ज़ॉम्बी का सर भी। तभी नींद उस ज़ॉम्बी को उठाती है और दीवार पे फेंक के मारती है और दीवार भी टूट जाती है और हमें सेक्रेटरी की शक्ल दिखाई जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, "क्या?" तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिंग अपनी तलवार फेंकता है और जाके तलवार उसे लगती है और तलवार से फ्लेम निकलने लगती है और उसे पूरी तरह से जला देती है। तभी सिस्टम डिंग करते हुए आता है और कहता है, "बधाई हो, तुम्हें 100 पॉइंट मिले हैं म्यूटेड ज़ॉम्बी को मारने की वजह से।" और तभी पीछे की तरफ वो कैप्टन को देखता है और कहता है, "थैंक यू कैप्टन, मेरी मदद करने के लिए।" तभी कैप्टन अपनी गन को निकालती है और लिंग और पीछे की तरफ तान देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पक्का कोई ह्यूमन तो नहीं हो सकती, ये एक म्यूटेट है ना? मैंने सही कहा ना? तभी वो कहती है सामने तरफ देखते हुए कि मैंने तुम्हारे साथ ज़रूर लड़ाई की है, पर मुझे माफ़ करना, मैं एक सोल्जर हूँ और मुझे अपने ऑर्डर्स को पूरा करना होता है। तभी लिंग कहता है, "अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो।" तभी वो सामने तरफ देखते हुए कहती है, "और तुमने हिलने की भी कोशिश की, तो तुम्हारे कुछ करने से पहले मैं तुम्हारा सर उड़ा दूँगी।" और तभी वो अपना सिग्मा स्टाइल में मुँह बनाते हुए कहता है कि, "सुनो, मेरी बात तो सुनो। असल में तुमने गलत इंसान पे अपनी गन पॉइंट की है।"
तभी वो पीछे की तरफ देखती है और देखती है सारा के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ये सब देखते ही सारा बेहोश हो जाती है, वहीं पे गिर जाती है और तभी वो बच्चों की तरह अपना सर बनाते हुए कहती है, ओह! सॉरी, लगता है मेरी आँखों की प्रॉब्लम की वजह से मैंने एक छोटी-सी गलती कर दी। तभी अचानक से लिन अपने कुंग-फू मास्टर चिप को एक्टिवेट कर लेता है और कैप्टन की तरफ आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। उसके हाथों पे मारकर उसके दोनों गनों को गिरा देता है। तभी कैप्टन ये सब देखते हुए अपनी लात जोर से मारने की कोशिश करती है, पर लिन नीचे झुक जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसको पीछे की तरफ पकड़ लेता है और पूछता है, आखिरकार क्यों तुम सब लोग मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हो? तभी कैप्टन कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे एक सोल्जर हूँ, मुझे कमांड मिली थी और मुझे ये कमांड फॉलो करनी है। तभी उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं और सारा धीरे धीरे उठती है और सामने की तरफ देखती है तो उसे एकदम रोमांटिक सा माहौल दिखता है। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं और सामने की तरफ वो देखते हुए कहती है, नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं था ये लोग इतने बोल्ड हो सकते हैं। तभी वो बास्टर्ड कहते हुए कैप्टन अटैक करने की कोशिश करती हैं और अचानक से उन दोनों के बीच किस हो जाता है और ये देखते हुए पीछे की तरफ रनिंग आती है और उसका सर पकड़ लेती है। तभी सारा चिल्लाते हुए कहती है, सब लोग रुक जाओ, मुझे पता है ये क्या रीज़न है कि तुम्हें नींद के पीछे भेजा गया है। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। तभी वो लोग डायरेक्टर के रूम में आते हैं और सामने डायरेक्टर एक ज़ॉम्बी बना हुआ होता है। तभी लिन अपनी तलवार फेंकता है उसके सर के अंदर और वहीं पे हॉस्पिटल का डायरेक्टर मारा जाता है। सारा आती है और कंप्यूटर को क्लिक करके उसके फाइल्स खोलती है और बताती है कि हमें तभी सारा कंप्यूटर ऑन करते हुए एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, गॉड ऑफ सन। इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ म्यूटेंट को तैयार करना था। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे ज़ैंग, उन्होंने हमें स्पेशल ऑर्डर दिए थे, जो भी ब्लैक डेथ वायरस से पीड़ित लोग थे, उनमें एक स्पेशल सीरम को ऐड किया जाता था, जिससे वो म्यूटेट में बन जाते थे। उसमें हज़ारों, लाखों लोगों की जान गई है, जो ब्लैक डेथ वायरस से संक्रमण थे। मुझे लगता है तुम्हारी बहन भी उनमें से कोई एक रही होगी। इसमें सिर्फ़ 0.1% चांस है किसी के सर्वाइव होने का और इसके बाद जो ह्यूमन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूटेट में बदल जाते हैं और मुझे लगता है तुम्हारी बहन भी एक स्पेशल टाइप की म्यूटेट है। तभी कमांडर ये सब बात सुनते हुए कहती है, वो सारे बास्टर्ड लोग इंसानों पर रिसर्च कर रहे हैं, ये सब इल्लीगल है। तभी लिंक पीछे की तरफ देखता है और उसे याद करता है कि 10 मिनट पहले कैसे उस ज़ॉम्बी के मरने के बाद उसकी बहन निंग ज़ॉम्बी के पास जाती है और उसका कोर निकालती है और वहीं पर खा लेती है। और तभी लिंक कहता है, नहीं, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी पीछे की तरफ सिस्टम डिटेक्ट करते हुए कहता है कि हमें एनर्जी कोर की लोकेशन डिटेक्ट हुई है, वो सेफ के अंदर है। तभी वो सामने तरफ सारा को देखता है और कहता है, सारा, क्या तुम इस सेफ बॉक्स का कोड जानती हो? तभी सारा आती है और उस बॉक्स को ओपन कर देती है और आखिरकार एनर्जी कोर उसे मिल जाता है और वो एनर्जी कोर्स वो अपने हाथ में पकड़ता है और फिर तभी सब कुछ चिल्लाते हुए बताता है कि मैंने एक रेफ्यूजी शेल्टर बिल्ड किया है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत बड़ा है, जहाँ पर कई सारे लोग आराम से रह सकते हैं। और अब तुम्हें और सेक्रेटरी, तुम्हें और कमांडर, तुम दोनों को सारी असलियत पता चली गई है, तो क्या तुम लोग मेरे साथ आकर मेरे शेल्टर में रहना चाहोगी? ये सब सुनते ही सारा कहती है, हाँ, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शेल्टर में चलूँगी। और पीछे से अपने कमांडर कहती है, नहीं, भूल जाओ। एपिसोड की शुरुआत में कमांडर सीधा ही मना करती है, कहती है नहीं। तभी लिन चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में इसने मुझे इतनी आसानी से मना कर दिया? तभी कमांडर बताने लगती हैं कि मुझे पहले जाना होगा और इन सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि अभी जो मैंने ये सारी बातें सुनी वो सच में सच हैं, और अगर ये सारी बातें सच हैं तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और रही बात तुम्हारे साथ ज्वाइन होने की, भले ही ये एंड ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो भी मेरे पास इतनी एबिलिटीज़ हैं कि मैं अकेले इस पूरी दुनिया में आखिरी तक ज़िंदा रह सकती हूँ। तब एलियन ये सब सोच लेता है और कहता है, क्या सच में? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता खोजना होगा ताकि मैं इसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करा सकूँ। और पीछे हमारी सेक्रेटरी सोच रही थी, अरे नहीं, इसने तो सीधा लिन को मना कर दिया। लिन बहुत ही रूथलेस है और वो अब पता नहीं क्या करेगा। तब एलियन सोचता है, अच्छा, सच में लगता है अब मुझे तुम्हें रीज़न देना होगा कि आखिरकार तुम्हें मेरे साथ मेरे ग्रुप में क्यों जॉइन होना चाहिए। मेरे पास ऐसे हज़ारों रीज़न है जिसकी वजह से तुम आखिरकार मेरे सेक्टर को जॉइन कर दोगी। तभी कमांडर हँसते हुए कहती है, अच्छा सच में? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मुझे वो सारे रीज़न बताओ। अगर तुमने 5 सेकंड के अंदर मुझे वो सारे रीज़न नहीं बताए तो मैं सीधा ही तुम्हें ऊपर पहुँचा दूँगी। तुम्हारे सर के बीचों बीच गोली मारूँगी। तभी वो गिनती गिनने लगती है, 5, 4, 3। तभी लिन सोचता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आस-पास देखता है और वहाँ पर एक कॉमिक बुक पड़ी होती है और वो देखते ही उसे अचानक से याद आता है कि पहले कैसे कमांडर कह रही होती है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मुझे सोल्जर होने के नाते सभी ऑर्डर्स को मानना होता है। तभी ये सारी बातें सोचते हुए उसे एक आइडिया आता है और वो सिस्टम को बोलता है,
सिस्टम, क्या तुम मेरे लिए एक फ़ेक आइडेंटिटी बना सकते हो? तभी सिस्टम कहता है, हाँ, कुछ पॉइंट्स के बदले फ़ेक आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। तभी वो पीछे की तरफ हाथ करता है और सामने की तरफ कमांडर को बोलता हुआ कहता है कि आखिरकार अब वक़्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी हिडन आइडेंटिटी के बारे में बताऊँ। मेरी असल में हिडन आइडेंटिटी है एक नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेटर। मैं वर्ल्ड लेवल इन्वेस्टिगेटर हूँ और जिसको आखिरकार काम मिला है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के लिए एक ऐसा शेल्टर, रेफ्यूजी शेल्टर तैयार करना जिसमें पृथ्वी के अंत तक लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और इंसानियत को पुनः दोबारा से स्थापित करें और उसे आगे बढ़ाया जा सके। तभी ये सब सुनते हुए कमांडर कहती है, क्या सच में तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और पीछे सेक्रेटरी चौंक जाती है और कहती है, सच में लिंग तो एक बड़ा आदमी और महान ग्रेट आदमी है। तभी सामने की तरफ से लिंग अपनी आइडेंटिटी जो उसने अभी फेक बनवाई है वो सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है, देखो तुम चाहो तो खुद चेक कर सकती हो। और तभी कैप्टन अपने हाथ में उस आइडेंटिटी कार्ड को लेती हैं और स्कैन करती हैं और स्कैन करने के बाद बताया जाता है ये एक एस लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर है और इसकी आइडेंटिटी हिडन है, इसलिए आप इसके बारे में और डिटेल्स को नहीं जान सकती। तभी कमांडर सोचने लगती, क्या सच में ये जो सारी बातें कह रहा है वो सच है? मुझे ये सच क्यों नहीं लग रहा? ये सब चीज़ों पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। ये सामने तरफ से लिंक कहता है, हाँ, आखिरकार जो मैंने सोचा था, गॉड ऑफ डेथ मेरे इन सभी बातों की झांसी में आ गई। बस मुझे थोड़ी-सी और बातें बतानी है और आखिरकार ये मेरी मुट्ठी में होगी। और तभी लिंच चिल्लाते हुए बोलता है और कैप्टन सामने की तरफ देखती हैं। लिंच चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है और तुम एक सोल्जर होने के नाते बस तुम अपने बारे में सोच रही हो। तुम्हें एक सोल्जर होने के नाते पूरे इंसानियत के बारे में सोचना होगा और तुम्हें सबको बचाने पे ध्यान देना चाहिए। तुम एक सोल्जर होने के बाद भी केवल अपने बारे में कैसे सोच सकती हो? हम सोल्जर्स और आखिरी बचे हुए ऑफिसर ही इस दुनिया के लिए आखिरी उम्मीद है और इन सब चीज़ें होने के बाद भी तुम सेल्फिश बनकर अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। और तभी मन में वो सोचता है, आखिरकार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। अगर इसने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो मैं पक्का यहाँ मरने वाला हूँ। तो वो और बढ़ाते हुए कहता हो, तुम एक सोल्जर के एटीट्यूड के नाम पर एक बहुत बड़ी धब्बा हो। तुम कैसे अपने आप को एक सोल्जर कह सकती हो? और तभी ये सब सुनने के बाद कैप्टन गुस्से में आती है और सामने की तरफ आती है और उसके कंधे पर हाथ देते हुए कहती है, बास्टर्ड। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है और कैप्टन कहती है, ग्रेट, तुमने तो सच में एक सोल्जर होने के नाते मुझे अपना फ़र्ज़ याद दिला दिया। और तभी वो बताती हैं कि मैं एक सोल्जर होने के नाते मैं कैसे इंसानियत को पीछे छोड़ सकती हूँ। मुझे आखिरकार इंसानों को बचाना होगा और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सोल्जर में ज़रूर जॉइन होंगी। तभी लिन ये सुन के कहता है, क्या सच में? क्या सच में उसने मेरी इन सब झूठी बातों पे यकीन कर लिया? वो खुश हो जाता है और तभी कैप्टन और बताते हुए कहती हैं कि मुझे यकीन है कि हम दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। वैसे अब तक जिन लोगों ने भी मेरी टीम जॉइन की है वो बहुत जल्दी ही मारे गए और तुमने तो मुझे सामने से अपने रेफ्यूजी शेल्टर में इनवाइट भी कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहोगे, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ में अच्छे से रहें। तभी ये सब सुनते ही लिन पत्थर का बन जाता है और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने 2 टीममेट को अपने रेफ्यूजी में शेल्टर में जॉइन करा है, इसलिए आपको 10 पॉइंट और 10 पॉइंट मिले। प्लस में पहली बार आपने किसी को अपने रेफ्यूजी शेल्टर में जॉइन कराया है, इसलिए 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले। तभी वो मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने इतने ताकतवर लोगों को अपने शेल्टर में जॉइन करा दिया। मुझे तो अभी से अपने रेफ्यूजी शेल्टर का भविष्य दिखने लगा है, वो बहुत ही महान होने वाला है। और तभी सिस्टम हमें इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। नाम सारा, स्ट्रेंथ बी लेवल पर, स्टैमिना डी लेवल पर और एजिलिटी डी लेवल पर, इंटेलिजेंस बी प्लस पर। और मूड होता है रिस्पेक्ट, लिंक की रिस्पेक्ट करती है। और दूसरी तरफ हमारी डेथ, कमांडर डेथ, स्ट्रेंथ बी प्लस, स्टैमिना ए, एजिलिटी ए, इंटेलिजेंस बी। और मूड एवरेज होता है पर दोनों के मूड ग्रीन होते हैं। तभी हमें कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है, वो सब लोग स्टोरेज रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर अपने लिए जो भी काम का सामान होता है वो ढूँढने लगते हैं। और तभी लिंक कहता है, क्या सच में तुम्हें आखिरकार ये सारी जगह मिली कहाँ? तभी सारा कहती है कि असल में इस रिसर्च लैब के ऊपर लोग कैंटीन बना हुआ है और कैंटीन के लिए कई सारी सप्लाइज़ हैं और जो कैंटीन के शेफ़ हैं उन्होंने मुझे चाबी दी थी ताकि जब भी मुझे किसी भी सप्लाई का काम लगे तो मैं इसे ले सकूँ। और वो अभी वेडिंग में गए हैं तो यहाँ का सारा काम मैं ही सँभालती हूँ। तभी ये सुनते ही लिंट खुश हो जाता है और वो आस-पास से जो भी अपने काम की चीज़ें होती है, वो सारी उठाने लगता है। और वो सामने की तरफ भी अपनी प्रोफ़ाइल की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर सारा और डेथ, कैप्टन डेथ का प्रोफ़ाइल दिखा रहा होता है। वो इन सब चीज़ों पे ध्यान से देखता है और तभी उसे
मूड के बारे में पता चलता है और वो देखता है ये मूड क्या है। एक का मूड रिस्पेक्ट और दूसरे का मूड एवरेज। इसका मतलब क्या होता है? तभी सिस्टम डिंग करते हुए आता है और बताता है जो भी ग्रीन कलर से शो करेगा वो तुम्हारे और तुम्हारे रेफ्यूजी शेल्टर के लिए किसी भी प्रकार के बैड थिंकिंग को नहीं रखता है और तुम्हारे लिए वो सेफ़ है। और जिसका मूड रेड कलर से शो करेगा वो तुम्हारे और तुम्हारे रेफ्यूजी शेल्टर के लिए बैड थिंकिंग रखता है। उसे जल्दी से जल्दी अपने रेफ्यूजी शेल्टर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी पीछे की तरफ देखता है और उसकी बहन निंग वहाँ पर मिल्क पी रही होती है और मिल्क देखते ही उसे याद आता है क्या सच में लिंग अभी भी मिल्क पी रही है? लगता है उसे अभी भी अपनी पुरानी बातें और पुरानी हैबिट्स पूरी तरह से याद हैं। तभी वो कुछ सोचने लगता है और कैसे याद करता है कि बगल में जो उसकी आंटी रहती थी वो अक्सर निंग को मिल्क दिया करती थी। वो बहुत ही अच्छी थी और वो हमारी मेरी कई बार मदद किया करती थी। तभी वो सिस्टम की तरफ देखता है और सिस्टम में उसकी बहन की प्रोफाइल दिखाई जाती है। नाम निंग, स्ट्रेंथ बी प्लस पर, स्टेमिना बी, एजिलिटी ए, इंटेलिजेंस डी और स्किल्स अभी 1 अननोन, 2 अननोन और 3 भी अननोन होती हैं। तभी इन सब चीज़ों के बारे में देखने के बाद वो कहता है क्या ये सारी स्किल्स अभी अनलॉक हैं? अननोन है। मेरी बहन सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। अब नेक्स्ट वो अपनी प्रोफाइल देखता है और अपने बारे में देखता है तो वो अभी लेवल 4 पर होता है। इंटेलिजेंस सी माइनस, करिश्मा सी, एजिलिटी बी, एंड्योरेंस बी प्लस और स्ट्रेंथ सी प्लस प्लस। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन और हमें अभी प्रोग्रेस दिखाई जाती है। प्रोग्रेस होती है 0.04% लेवल 2 पर जाने के लिए। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में लेवल 2 पर जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी सिस्टम में और सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है कि लेवल 2 पर जाने के लिए अभी तुम्हें कई सारी चीज़ें बिल्ड करने की ज़रूरत है। जैसे पंपिंग रूम, कैंटीन और बाकी चीज़ें। तभी देखता है कैंटीन, क्या कैंटीन खुद से अपने आप का खाना बना लेगा? तभी सिस्टम कहता है नहीं, कैंटीन सिर्फ रॉ मटेरियल से फूड तैयार करता है। रॉ मटेरियल का इंतज़ाम तुम्हें खुद ही करना होगा। तभी पीछे की तरफ से चिल्लाते हुए कहती है सारा, डायरेक्टर यहाँ देखिए, यहाँ पर कई सारे स्टील बार और सीमेंट और बाकी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम ग्रीन हाउस तैयार कर सकते हैं। ये सब मटेरियल ग्रीन हाउस तैयार करने के लिए बहुत ही काम का है। तभी लिन कहता है क्या ग्रीन हाउस? कहती है हाँ, जब हमें शेल्टर में रहना होगा तो हमें कई सारे प्लांट्स और बाकी फूड्स आइटम की ज़रूरत होगी जिसे हम ग्रीन हाउस की मदद से ग्रो कर सकते हैं। तभी पीछे से कैप्टन हंसते हुए आती है और कहती है हाँ, मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने सीड्स को कलेक्ट कर लिया है। तभी सामने की तरफ कहता है देखते हुए लिन, ग्रेट, मुझे तो लगा ही था कि मैंने जिन लोगों को अपने रेफ्यूजी शेल्टर में जॉइन किया है वो लोग इतने इंटेलिजेंट तो कम से कम होने ही चाहिए। ये सब हंसते हुए कह रहा होता है लिन और ऐसा एटीट्यूड बनाते हुए कि उसे सब पता है। और तभी सारा सामने की तरफ देखती है और कैप्टन देखते हुए हंसते हुए कहती है अच्छा। फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और कहती है मैं इंतज़ार नहीं कर सकती तुम्हारा रेफ्यूजी शेल्टर देखने के लिए। और लिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। और तभी वो रोते हुए सोच रहा होता है क्या सच में ये सब लोग इतने आइडियाज़, इतने इंटेलिजेंट कहाँ से हैं? तभी सारा और कैप्टन सामने की तरफ देखती हैं और चौंक जाती हैं और कहती हैं सच में तुम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? तभी लिन घबराते हुए कहता है अरे नहीं, 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 तुम लोग गलत समझ रही हो। असल में जो मेन एंट्रेंस है वो ब्लॉक हो गई है। ये तो बस सेकंड एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग मेरे शेल्टर तक पहुँच सकते हैं। तभी वो लोग अंदर की तरफ चलने लगते हैं और सामने की तरफ चलते हुए कैप्टन कह रही होती है अब मुझे ये मत बताना कि ये वेंटिलेशन डक ही तुम्हारा रेफ्यूजी शेल्टर है। और तभी लिन चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा रेफ्यूजी शेल्टर बस इसके एंड पर ही है। तभी वो सामने की तरफ देखता है और शर्माने लगता है और कहता है कि बहुत बड़ा है। तभी सारा कुछ देख क्या? तभी कहती है मेरा रेफ्यूजी शेल्टर बहुत ही बड़ा है। और अचानक से वो लोग नीचे उतर जाते हैं और सामने तरफ देखते ही हमारे कैप्टन और सारा दोनों ही चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या सच में? ये मुझे लगा नहीं था ये इतना बड़ा होगा। और लिन जैसे ही नीचे उतरता है वो सामने की तरफ दिखता है और खुद ही चौंक जाता है, कहता है सच में ये तो एक दिन में ही इतना बड़ा हो गया। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जब तक आप लोग बाहर गए हुए थे तब तक सिस्टम के एआई फंक्शन ने यहाँ पर कई सारी चीज़ों को अपग्रेड कर दिया है। और यहाँ पर रूम की जगह बहुत कम थी, इसलिए इसके साइज़ को लगभग डबल कर दिया गया है। और तभी लेन ये सब सुनने के बाद एकदम चौड़ में आ जाता है और सामने की तरफ दिखाते हुए बताता है कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हर ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग रूम्स में बाँटा गया है। यहाँ पर किचन, रेस्टरूम, बाथरूम और बाकी कई सारी चीज़ें हैं। सामने की तरफ वो किचन में ले जाते हुए बताता है
कि ये एक एआई पावर रेफ्यूजी शेल्टर है और किचन की तरफ दिखाते हुए बताता है कि यहाँ पर बस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और यहाँ पर फूड अपने आप ही तैयार हो जाता है। तुम्हें जो भी फूड चाहिए बस तुम्हें उसके लिए कमांड देनी होती है। और वो सेकंड रूम में ले जाते हुए दिखाता है कि ये एक एआई पंपिंग रूम है। यहाँ पर वाटर पंप होता है। बट जब तक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हें पानी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम जब चाहे तब जितना चाहे उतना पानी ले सकते हो। तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक रूम में ले जाता है जहाँ पर कई सारे बेड्स पड़े होते हैं और वहाँ बताता है कि यहाँ पर एक बाथरूम भी है जहाँ पर जाके तुम आराम से हॉट वाटर से नहा सकते हो। तभी सारा ये सब सुनते हुए कहती है, क्या सच में यहाँ पर मुझे हॉट वाटर मिलेगा नहाने के लिए? और वो सुनते ही खुश हो जाती है, कहती है यप्पी। और तभी लिन बाहर की तरफ जाता है और अपने हाथों को स्कैन करता है और मेन एंट्रेंस खुलती है और सामने की तरफ ले आते हुए दिखाता है कि जब यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था तो ये जगह भी पूरी तरह से ब्लॉक हुई है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस जगह को आखिरकार साफ़ कैसे करूँगा। तभी सामने की तरफ से कैप्टन आगे बढ़ते हुए बताती है कि रुको, मुझे एक मौका दो। तभी वो अपने हाथों में से एक छोटा-सा बॉक्स निकालती है और वो लिन देखते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है? तभी वो कैप्टन कहती है कि तुम खुद ही जान जाओगे। और उसे जाती है, सामने पत्थरों पर लगा देती है और सभी लोग आके जल्दी से पीछे दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और अचानक से एक ब्लास्ट होता है, बूम! और तभी सामने की तरफ कैप्टन और लिन देखते हुए कह रहे होते हैं, कैप्टन बताती है कि ये एक छोटा-सा बॉम्ब है जो आस-पास की चीज़ों को क्लियर करने के लिए और लॉक डोर या दीवार को तोड़ने के लिए काम आता है। और तभी आस-पास जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं, सारा और लिन मिलकर उन सभी को काम तमाम कर देते हैं और सारी जगह को सिक्योर कर लेते हैं। और तभी लिन कहता है कि तुम लोग जनरेटर रूम के बाहर ही रुको और इसे गार्ड करो। वो अंदर आता है और एनर्जी क्रिस्टल को उसके अंदर रख देता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और सिस्टम पर मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग लेवल 2 पर आ गए हैं। आप चाहें तो अब रेफ्रिजरेटर को लेवल 2 पर अपग्रेड कर सकते हैं। तभी लिन ये सब सुनता है और कहता है, यस, आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो गई। और तभी सारा और कैप्टन बात लेने के लिए चले जाते हैं। तुम लोगों को ये सीन दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, ये बाद में सोचूँगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और लेन पर आता है। लेन कंप्यूटर में देखते हुए आप सोच रहा होता है, क्या सच में लेवल 2 पर मैं इस रिसर्च लैब को अब लेवल 2 पर अपग्रेड कर सकता हूँ? तो ये सिस्टम और इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि लेवल 2 पर अपग्रेड होने के लिए तुम्हें टोटल 6 दिन और 5 घंटे का समय लगेगा और इस लेवल 2 पर अपग्रेड होने के बाद तुम्हारी एनर्जी कंज़प्शन भी दुगनी हो जाएगी और सिर्फ़ 4 महीनों के लिए एनर्जी तुम्हारे पास है, तुम्हें और एनर्जी की ज़रूरत होगी। तभी वो ये सब सोचता है और कहता है, ग्रेट, लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए प्रोसेस शुरू किया जाए। तभी सिस्टम बताता है, कांग्रेचुलेशंस, लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए प्रोसेस शुरू किया गया है। लेवल 2 पर अपग्रेड करने के बाद तुम्हें और भी कई सारे रूम्स और रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसमें से एक वेपन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर तुम वेपन के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तभी हमारा सीन चेंज होता है और सीन सारा और कैप्टन के आपस में बात करने वाला दिखाया जाता है। सारा सामने की तरफ देखते हुए कह रही होती है, ये तो काफ़ी बड़े हैं। तभी कैप्टन कहती हैं, तुम्हारे भी कुछ कम नहीं है, तुम्हारे भी काफ़ी बड़े हैं। अब क्या बड़े हैं, ये तुम लोग सोचो, मैं नहीं सोचूँगा। तभी कैप्टन कह रही होती है, पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने आखिरकार गर्म पानी से नहाया है। तभी वो सामने की तरफ आती है और कहती है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने बड़े रेफ्यूजी शेल्टर में भी ड्रेस कोड होगा और यहाँ पर सबके पास अपनी यूनिफ़ॉर्म होगी। तभी वो यूनिफ़ॉर्म को देखती है और चौंक जाती है और तभी वो चिल्लाते हुए आती है लिन के पास यूनिफ़ॉर्म पहन के, क्या सच में तुमने एक अपने लिए एक परवड़ जैसी ड्रेस बनाई है? तुम हम लोगों को ऐसी ड्रेस में देखना चाहते हो? और तभी पीछे की तरफ से सारा भी कहती है, ये थोड़ा बहुत अजीब-सा लग रहा है पहनने में। और तभी लिंक सामने की तरफ देखता है और कहता है चौंकते हुए, वॉव! तभी सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आता है, ये ड्रेस तुम्हारी इमेजिनेशन से मिलती-जुलती बनाई गई है। तभी पीछे की तरफ से कैप्टन आती है और उसके सर पर मार के सर को फुला देती हैं और कहती हैं, चलो अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। तभी लिन एकदम सर फूला हुआ, आँखें काली हैं और सामने की तरफ देखते हुए बताता है कि चलो हमें फ्यूचर के बारे में बताना होगा और ये सब भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमें फ्यूचर के बारे में एक मीटिंग करनी होगी जिसमें हम इस रेफ्यूजी शेल्टर के फ्यूचर के बारे में और भी बातें कर सकें। उसके बाद लिन, सारा और कैप्टन एक जगह आते हैं और बैठ जाते हैं और तभी सारा अपनी रिपोर्ट पढ़ते हुए बताने लगती है कि कैप्टन, अभी हमारे पास 4 हफ्तों के लिए कैन फूड है, वेजिटेबल्स, राइस और बाकी सारी चीज़ें हैं। लगभग 1 महीने के लिए हमारे पास खाना है और वाटर की सप्लाई हमारे पास अनलिमिटेड है।
लेकिन एनर्जी की मात्रा हमारे पास कम है, हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी के लिए कोई नया सोर्स ढूँढना होगा। और उसके बाद कैप्टन इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि हमें बाकी सारी चीज़ें कुछ किलोमीटर के अंदर मिल जाएँगी। और रही बात मेडिसिन की, तो हमारे पास वो पहले ही इनफ अमाउंट में है। हमने पहले हॉस्पिटल से कई सारी मेडिसिन कलेक्ट कर ली हैं। तभी सारा भी कहती है, सच में कैप्टन, क्या आप इस सब चीज़ों में और भी चीज़ें जोड़ना चाहेंगे? डायरेक्टर और कैप्टन, चलो डायरेक्टर। डायरेक्टर तभी डायरेक्टर लिन जो होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है और कहता है, क्या सच में ऐसे सीरियस बैठ रहना कितना कूल लगता है ना, ये लोग तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। और तभी कहता है, हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैं खुश हुआ कि तुम लोगों ने इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई। और एक बात और, इसमें तुम्हें फूड के लिए नीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही फूड बड़ी मात्रा में है, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। तभी वो सामने इधर जाने लगता है और बताता है कि मैं तुम्हें पहले भी ग्रीन हाउस प्लान के बारे में बताया था ना, आखिरकार मैंने वो शुरू कर दिया है और मैंने ग्रीन हाउस को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और तभी पीछे की तरफ से कैप्टन बोलती है, क्या सच में तुम्हें हमें हमारी कोई मदद नहीं चाहिए? और सारा कहती है, ग्रेट, सच में हमारे डायरेक्टर तो सच में ग्रेट हैं। तभी वो कहता है, डोंट लुक एट मी, चलो सामने की तरफ देखो। और सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है कि कई सारे मशीनी रोबोट होते हैं जो वहाँ पर आसपास पिलर को कलेक्ट करते वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ग्रीन हाउस को। और सामने की तरफ देखते ही कैप्टन चौंक जाती है और कहते हैं, सच में अमेजिंग। और सिस्टम के द्वारा हमें बताया जाता है कि 2 दिन के अंदर तुम्हारा ग्रीन हाउस रूम तैयार हो जाएगा। और तभी कैप्टन सोचती हैं, क्या सच में लिन इतनी जल्दी इतना बड़ा शेल्टर और ग्रीन हाउस रूम और कई सारी चीज़ें बना लिया है? मैं तो क्यूरियस हूँ, आखिरकार इसकी असली आइडेंटिटी है क्या? तभी हमारा सीन चेंज होता है और सीन उसी बिल्डर में आता है जब डायरेक्टर ज़ॉम्बी बन गया होता है। तभी कुछ लोग आते हैं और डायरेक्टर को एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछते हैं, क्या सच में तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा है? और ज़ॉम्बी बना हुआ डायरेक्टर प्रेसिडेंट चिल्ला रहा होता है, नहीं प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी वो लड़की दोबारा पूछती है, मैंने जितना पूछा उतना बताओ, क्या सच में तुमने इस लड़की को कहीं देखा? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और कमेंट में अपना ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना।